रोज लिखना जरूरी है क्या? लिखना भला कोई मजदूरी है क्या? दिल पे लगे तब कुछ लिखें, वरना लिखना कोई जी हुजूरी है क्या? तो गाने सुनने के साथ साथ मुझे एक, ये समझ लीजिए, रेडियो से ही इंट्रोडक्शन हुआ कि ऐसी भी कुछ चीज होती है, ऐसी भी कुछ होती है कि जहाँ पे बातों को क्रिएटिवली किसी चीज को बताने की भी एक स्पेस है। ये बड़े आइडियाज के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने गया कोई गोवा में, उसने एक रिजॉर्ट बुक किया और वो बैठा और उसने फिर सोचा और फिर ऐसे एक ही महान आइडिया निकला। आप सुन रहे हैं ट्यून इन जिंदगी विद अमित वाधवा। एक लड़की थी दीवानी सी, कृति उसका नाम था। जब होश संभाले तो उसे ये महसूस हुआ कि उसका इंटरेस्ट जो है वो लिटरेचर में, साहित्य में, पोएट्री में बहुत है। और जैसे ही उसने अपने सीनियर बड़े आर्टिस्ट को सुनना शुरू किया, कई सीनियर्स मिले। एक बार ऐसे ही किसी बड़े आर्टिस्ट से मिली और उसने अपनी इच्छा जाहिर की, सर मैं भी लिखना चाहती हूं, मैं भी इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूं। तो सीनियर आर्टिस्ट ने कहा, अरे लिखने में जान ऐसे थोड़ी ना आएगी। लिखने में जान तब आती है जब आप अपनी जिंदगी में दर्द एक्सपीरियंस करते हो। अब कृति तो मासूम थी। कृति ने सोचा कि दर्द कैसे एक्सपीरियंस किया जाएगा। तो उसने अपनी लाइफ के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू किए। जहां तक आप इमेजिन कर सकते हैं कर लीजिए। दर्द को एक्सपीरियंस करने के चलते लाइफ में इतना दर्द आया, दर्द के साथ दुख आया कि उसकी जिंदगी ही दर्द बन के रह गई और हालात यहां तक पहुंचे कि उसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज तक आ गई। अच्छे घर से थी, घर वालों ने संभाला, मनोचिकित्सकों के पास लेके गए। मनोचिकित्सक समझ गए कि मामला डिप्रेशन का है और अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाने का है। पता चला तो उनको लिखने का शौक था। उन्होंने उसे मोटिवेट करना शुरू किया, समझाया, वाह अच्छा लिखा। उसे यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने समझाया कि भाई आज ये लिखा है, शायद एक हफ्ते बाद इससे बेहतर लिखोगी, शायद 3 महीने बाद इससे बेहतर, 6 महीने बाद इससे भी बेहतर और साल भर बाद उससे भी बेहतर। कहीं कृति को यह बात समझ में आ गई और कृति जो है वो कृतियां लिखने लगी और रचनाएं करने लगी। और यही हुआ, धीरे 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 वो बेहतर होती चली गई। अब ये तो थी कृति की कहानी। लेकिन कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें सही गाइडेंस नहीं मिलता और जिंदगी में कोई कह देता है कि दर्द को एक्सपीरियंस करो, तो हम किसी और ही जगह पर चले जाते हैं दर्द को अनुभव करने। लेकिन जरा सोचिए कि ऊपर वाला आपको ऐसी कला से या ऐसे आर्ट से क्यों नवाजेगा जिसमें दर्द का एक्सपीरियंस करना पड़े। और शायद इसीलिए आज मैं आपके बीच में एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ करके लाया हूं जो बहुत ही यंग हैं, जिन्होंने दर्द को सिर्फ एक्सपीरियंस करने की बात या किसी एक के सलाह देने की बात को शायद अंदर नहीं उतारा, अपनी सोच अपनी समझ से भी काम लिया। लेकिन बहुत ही यंग एज में उन्होंने क्रिएटिव फील्ड में अपनी पहचान बनाई और आज की डेट में वो एक कॉपीराइटर के तौर पर बिग एफएम में जॉब कर रहे हैं। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं संगम गुप्ता से। अच्छी स्टोरी थी आपने जो सुनाई। होता है ऐसा, और मुझे लगता है कि एक यंग आर्टिस्ट से बेहतर इन बातों पर और कौन कनेक्ट कर सकता है। संगम, यस, मैंने थोड़ा सा तो बता दिया है कि अभी कहाँ हो, क्या कर रहे हो, और जो स्टोरी थी उससे आपने भी कनेक्ट महसूस किया होगा। राइट राइट। और तो आज जरा पर्दे जो जाले हैं वो दिमाग के शायद हम हटाएंगे कि केवल दर्द की बात नहीं है, और ऐसे दर्द की तो बिल्कुल भी बात नहीं है जिसमें जिंदगी को खत्म करने वाली बात आ जाए। जहां कला है वहां तो जीवन है, वहां तो सृजन है। राइट। तो इससे पहले कि हम बातचीत आगे बढ़ाएं, मैं चाहता हूं कि, क्योंकि मैं उस दौर से जानता हूं आपको जब मैं स्टूडियो में बैठा हुआ करता था और आप एज ए कॉलर फोन किया करते थे मुझे। राइट। यस। तो उस दौर से पहले से लेकर रेडियो में आने तक की जर्नी थोड़ी सी बताओ ना, फिर आगे बातचीत शुरू करते हैं। देखिए, मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो एक नरसिंहगढ़ करके एक जगह है, शायद बहुत सब लोग मतलब सुना ही नहीं होगा। पता है दमोह हमें तो। करके एक जगह है, वहां से हुई थी। हाँ। देखो एमपी वाले सब जानते हैं नरसिंहगढ़। तो और आप फिर ये भी जानते होंगे कि बहुत छोटी सी
जगह है, और जिस समय मैं स्कूल अपना कर रहा था, उस समय मैं इंटरनेट का भी दौर नहीं आया था उतने अच्छे से। म्यूज़िक का शौक था, हम्म। और जैसा कहते हैं ना, बचपन से समझ आने लगता है थोड़ा-थोड़ा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। आप जैसे राइटर होता है, तो मुझे पोएट्री पढ़ने का बचपन से इंटरेस्ट था, राइट? कि अब मान लीजिए, भले बुक्स में भी जो हिंदी और इंग्लिश की जो पोएट्री होती थी, पोएम्स होती थी, रादर देन मैथ्स और केमिस्ट्री, इनकी जगह मुझे पोएट्रीज़ पढ़ने का बहुत शौक हुआ करता था। तो ऐसे जर्नी चली। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि अ, घर में अगर आप कविता पढ़ रहे हैं या कोई कहानियों की किताब पढ़ रहे हैं, तो मोस्टली मिडल क्लास में, मतलब उसे ऐसा समझा जाता था कि ये तो टाइम वेस्ट कर रहा है। ओके, इसे तो मैथ्स का अलजेब्रा की किताब लेके बैठे होना चाहिए था, मैथ्स के सम्स लगाए होने चाहिए। तो जो एक इनिशियल जो जर्नी थी, मैं कहूँगा शायद वहाँ से जो एक मुझे समझ में आई थी, अभी समझ आता है कि वहाँ से शुरू हुई थी, तब समझ नहीं आता था। अब जब मैं इस फील्ड में हूँ, अब क्योंकि अब जब थोड़ी मैच्योरिटी आई है, तो अब समझ आ रहा है कि शायद वहाँ से शुरुआत हो चुकी थी। बट क्यों उस दौर में और उस जगह पे एज़ अ करियर ऑप्शन ये इस चीज़ को कहाँ ले जाया जाए, इसका कोई भी ना स्कोप था, ना गाइडेंस थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। देन फिर मेरा ग्वालियर आना हुआ, ये तकरीबन 2007 या के करीब की बात है शायद तक। उस समय ग्वालियर में रेडियो आने की शुरुआत, राइट? मैं सही हूँ अमित सर? कब? 2006 में हमने ज्वाइन किया था, यस, 2007 में लॉन्च हो गए थे रेडियो। राइट। तो मेरी टाइमिंग बड़ी अच्छी बैठी। मैं उस दौर में ही ग्वालियर आया, तो मैंने रेडियो पहली बार सुना तब जाके। ओके, तो मुझे लगा कि हाँ यार, ये कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ पर जो मेरे दिमाग में चल रहा है, वहाँ ऐसा कुछ ना कुछ चल रहा है। तो उस समय मैं रेडियो बहुत सुनता था उस दौर में। और कोई प्लेटफ़ॉर्म उतना था भी नहीं, म्यूज़िक का जैसा पहले से शौक था। तो गाने सुनने के साथ-साथ मुझे एक, ये समझ लीजिए, रेडियो से ही इंट्रोडक्शन हुआ कि ऐसी भी कुछ चीज़ होती है, ऐसी भी कुछ होती है कि जहाँ पे बातों को क्रिएटिवली किसी चीज़ को बताने की भी एक एक स्पेस है। सिर्फ़ टीवी, टेलीविज़न और सिर्फ़ फ़िल्म नहीं है। तो देन ट्रू। मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत सुना। जैसा कि आपने पहले हुँ। भी कहा कि मैं बहुत, मतलब एक लिसनर बहुत अच्छा था रेडियो का। मैं बहुत रेडियो सुनता था और बहुत सारे कूपन्स जीतता था रेडियो पे। तो वहाँ से शुरुआत हुई, और देन धीरे-धीरे फिर ग्वालियर में ही एक रेडियो स्टेशन है। वहाँ पे उन्होंने, हालाँकि वो जो कॉम्पिटिशन एक रखा था, वो आरजेस के लिए था। बट मुझे, आपको तो जब दरवाज़ा नहीं दिखता तो आप खिड़की से ट्राई करते हैं, खिड़की नहीं दिखती है तो आप छोटी-सी जगह जहाँ मिलती है वहाँ ट्राई करते हैं। तो मैंने एंट्री ली, एंड देन वहाँ पर जो मुझे मैं बहुत फॉर्च्यूनेट था कि मुझे लोग बहुत अच्छे मिले, जिन्होंने ये समझा कि तुम्हारी राइटिंग स्किल ज़्यादा अच्छी है, तो एज़ अ राइटर आप ट्राई करिए। और फिर मेरी वहाँ से जो जर्नी शुरू हुई, मैं वहाँ रेडियो स्टेशन पे गया, और फिर उसके बाद चंडीगढ़, और फिर उसके बाद माउंट आबू, देन मैं नागपुर, जबलपुर, और अभी मैं फ़िलहाल इंदौर में एज़ अ कॉपीराइटर काम कर रहा ज़री बड़ी सुंदर है। ग्वालियर से सीधे चंडीगढ़ जाना हुआ, है हूँ। ना? यस, चंडीगढ़ बड़ा खूबसूरत शहर है। बिल्कुल। एक हमारा साथी वहाँ पर काफ़ी साल गुज़ार के आया और वहाँ उस शहर का मुरीद है। हाँ, राइट, ब्यूटीफुल। मजीद भाई। हाँ, मजीद, यस, यस, चंडीगढ़ को उसकी आँखों में चमक आ जाती है, आज भी चंडीगढ़ का नाम सुनता, मतलब बोलता है, उससे बात करो तो। यस। और इन दिनों तो ख़ैर दिल्ली में है, अच्छा काम कर रहा है। चंडीगढ़ में कैसा रहा? चंडीगढ़ में कितना समय रुकना हुआ और आपको कैसा लगा वो शहर? क्योंकि बड़ा अलग, नरसिंहगढ़ से ग्वालियर तो ठीक है, लेकिन ग्वालियर से चंडीगढ़ जाना अपना अलग एक्सपीरियंस होता है। वहाँ के बारे में बताओ? चंडीगढ़ बहुत खूबसूरत तो बहुत ही है, बहुत प्लान्ड है। मतलब जो प्लान्ड हुँ। सिटीज़ बनी थी, उनमें सबसे, आई गेस, सबसे जो सक्सेसफुल जो सिटी होगी वो चंडीगढ़ होगी। तो बड़ा एक एक खूबसूरत अनुभव था। सबसे अच्छी बात थी कि वहाँ पंजाब, हरियाणा, इन 2 का बड़ा हुँ। अच्छा मिक्सचर है, और हाँ, आपका क्या कहते हैं, हिमाचल का भी। तो मुझे राइट। वहाँ कल्चर बेस्ड पर, जैसे कि, मतलब एज़ अ हर आर्टिस्ट, स्पेशली राइटर्स को, जैसा होता है ना, बहुत ट्रैवलिंग और नई जगह पे जाने से बहुत ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है।
तो स्पेशली अगर आप कल्चर कहीं का उठाते हो, तो आपकी आपकी जो राइटिंग में है वो एक बहुत वज़न आ जाता है, कह सकते हैं। क्योंकि हम लिख तो हिंदुस्तान के लिए रहे हैं, तो राइट। हिंदुस्तान को जितना जाने उतना अच्छा हो। तो इस हुँ, हिसाब से मुझे चंडीगढ़ बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत अलग-अलग तरह के लोग मिल रहे थे, दिल्ली का भी था कल्चर बहुत सारा। और बस थोड़ा-सा मुझे हल्का-सा वो कॉस्टली लगा। हुँ। तो इसलिए मुझे वहाँ से वापस ग्वालियर आना पड़ा। क्या ये ग्वालियर वही में दौर था वापसी के बाद का जब हमने साथ में काम किया? यस, ओके। मेरे पहले टेन्योर में आप शायद नहीं थे। सेकंड टेन्योर में हाँ, फिर आप थोड़े मेरे 2 या 3 महीने के बाद फिर आपका आना हुआ था एज़ अ ओके, ओके। तब हमने साथ में काम किया था यस, वहाँ पर जो और मेरी क्या कमाल की क्रिएशन यस, करते थे यार तुम। यस मेरी लाइफ़ हैं का सबसे मतलब अच्छा अच्छा पार्ट वो था कि मुझे अ, उस समय गाइडेंस अच्छी मिली। बस वो वंडरफुल। तो आप स्टूडेंट अच्छे हो, लर्नर अच्छे हो इसलिए ये बात कह रहे हो, पर मैं तो याद है मुझे कि उस वक़्त संगम मतलब मैं तुमको जब ऑब्ज़र्व कर रहा था, दायरे नहीं थे तुम्हारी सोच में, सबसे बड़ी बात ये है। और बड़े ब्रॉडर माइंडसेट के साथ में चाहे कविता लिखना हो, चाहे कोई प्ले लिखना हो, चाहे कोई प्रोमो लिखना हो या फिर कमर्शियल लिखना हो, क्योंकि जब आप एक बार प्रोफ़ेशनल का टैग लगा लेते हैं अपने ऊपर, तो फिर आपको हर चीज़ के साथ जस्टिफ़ाई करना होता है। जब तक आप ट्रेनी हैं तब तक तो बात ठीक है, लेकिन जब आप एक एम्प्लॉयी हो जाते हैं, तब बड़ी ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। तो वो उस वक़्त मुझे याद है कि हर बात पर मुस्कुराते हुए, किसी भी क्लाइंट की ब्रीफ़ हो या फिर कोई प्ले की बात हो या कोई हम अ, एक्टिविटी डिज़ाइन कर रहे हों, तो वहाँ पर वो जो मैंने देखा कि बड़ी अच्छी सोच है, उसमें सीमितता नहीं है, उसमें कोई दायरे नहीं खींचे हुए हैं, तो वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। तो वो मैं ये समझना चाह रहा हूँ, बचपन में तो पोएट्री पढ़ी, लेकिन रेडियो में आते ही जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मैं समझता हूँ हालाँकि हम सब जैसे डॉक्टर्स कहते हैं ना, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा भी प्रैक्टिस ही होता है वो। एक तरह से हम एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहे होते हैं। हाँ, डॉक्टर्स को एक्सपेरिमेंट्स करने की वो नहीं रहती, बस वो प्रैक्टिस टर्म इसलिए यूज़ किया जाता है, पर हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो मैं समझना चाहता हूँ कि उस सोच के पीछे क्या राज़ है? सबसे पहले तो जैसा आपने कहा कि एक दायरा हर आर्टिस्ट को एक एक दायरे में बंध के तो नहीं रहना चाहिए, ठीक है? हाँ, मान लीजिए मैं अगर पहले से ही अपने दिमाग में ये बिठा लूँ कि मैं ये बहुत अच्छा लिखता हूँ या मैं ये बिठा लूँ कि मेरा सबसे पावरफुल पॉइंट है या मैं इसी में लिखूँगा, तो ये एक शुरुआती दौर में आपके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। और तो ये फ़ॉर्च्यूनेटली मतलब मेरे दिमाग में नहीं आया उस समय और मैं जैसा फिर कहूँगा कि मुझे शायद गाइडेंस बहुत अच्छी मिली। आप उस समय पीएच थे वहाँ के, तो आपके संग भी बहुत कुछ सीखना हुआ। तो ये एक मैंने बहुत अच्छी चीज़ सीख ली थी कि आप अपने आप को मत बाँधिए किसी चीज़ में। ठीक है, आपकी एक स्ट्रेंथ होगी, डेफ़िनिटली होगी। कोई कॉमेडी बहुत अच्छा लिखता है, कोई गाने बहुत अच्छा लिखता है। बट जैसा कहते हैं ना हम में से हर इंसान 2 ज़िंदगियाँ जीता है, ठीक है? नॉट बीइंग अ राइटर हर इंसान ही 2 ज़िंदगियाँ जी रहा होता है। एक जो वो जीना चाहता है, एक वो जी रहा होता है। बीइंग अ राइटर भी आपको 2 तरह की बीइंग एन आर्टिस्ट 2 तरह का आपको लाइफ़ जीनी पड़ती है। एक होता है जो आप एक्चुअल में लिखना चाहते हैं, ठीक है? ठीक है। एक एक्चुअल में जो आप लिखते हैं, तो आप अगर प्रोफ़ेशनली राइटिंग में उतरे हैं, तो आपके लिए क्लाइंट और ऑडियंस बहुत मायने रखती है। तो आप अगर अपने आप को बाँध लेंगे, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होने लगती है कि तो आपको हर तरह के ऑडियंस को पकड़ना है और क्लाइंट के अकॉर्डिंग भी चलना है। तो आपको ये पहले सबसे पहले दिमाग में ये बिल्कुल निकालने की बहुत ज़रूरत है कि ये सही है, ये गलत है। कई बार आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा लिखा है, लेकिन अगर कहते हैं ना कि क्योंकि आप एक कंपनी के लिए लिख रहे हैं, आप एक प्रोडक्ट के लिए लिख रहे हैं। अल्टीमेट एम उसका उसको पसंद आना चाहिए ऑडियंस को। अल्टीमेट एम उसका जो एक्चुअल में क्लाइंट पहुँचाना चाहता है ऑडियंस तक, वो पहुँचना चाहिए। तो यहाँ पर इन 2 के बीच आप खुद ना आ जाएँ, उसका बहुत ख़्याल रखना पड़ता है।
बाकी एक जो लाइफ है, जो दूसरी जो मैं खुद लिखना चाहता हूँ, वो आप साइड में करते रह सकते हैं, एज़ अ पोएट्री करते रह सकते हैं। या आप साइड में अपनी बुक भी लिख सकते हैं। आप आज के समय में तो बहुत आसान है, इंस्टा पे लिखिए, फेसबुक पे लिखिए। तो हुँ। इस तरीके से अ, वो ये जो बड़ी महीन सी बात कही ना संगम, कि उसके बीच में खुद को नहीं लाना चाहिए। ये डिटैचमेंट बड़ा ज़रूरी होता है, यस, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारा हर दिन एज़ अ प्रोफ़ेशनल एक क्रिकेट मैच की तरह होता है। किसी दिन हम उसी पिच पर छक्के-चौके भी जड़ेंगे और किसी दिन डकआउट भी होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये वाली फ़ील्ड तो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी मैं सिर्फ़ एज़ अ कॉपीराइटर बात कर रहा हूँ, एज़ अ राइटर बात नहीं। अगर आप प्रोफ़ेशनली लिख रहे हैं, तो यहाँ तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा ऑडियंस और हमारा एक क्लाइंट, इन दोनों को ध्यान में रख के आपको बहुत लिखना पड़ेगा, अपने आप को डिटैच करके, जैसा आपने वर्ड यूज़ किया। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है ना कि कहीं न कहीं देखिए वो मैं मतलब हम बीच में आ ही जाते हैं, क्योंकि कई बार हम बड़े मन से कुछ कॉपी लिखते हैं कि यार क्या लिखा है मैंने यार, ये तो क्लाइंट को ज़रूर पसंद आना चाहिए या ये तो ऐसा होना चाहिए, और अक्सर करके वो नहीं आता। मतलब अक्सर करके वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक तो रिजेक्शन झेलने की क्षमता भी बहुत आपके अंदर आनी मतलब होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोफ़ेशन में, क्योंकि और मैं जैसे आपसे भी बात हुई है, सुधीर दा से भी मैं बात करता हूँ, सुधीर दा से बड़ा सीखने को मिलता है। वो कहते हैं, "कोई भी कॉपी रिजेक्ट नहीं होती, यहाँ नहीं चली तो कोई बात नहीं, कहीं और राइट, चलेगी।" करेक्ट, करेक्ट। उनके पास तो बहुत बड़ा कलेक्शन है स्क्रिप्ट्स का, और इतना अनुभव भी हो गया उनको, खज़ाना खज़ाना रखा हुआ उन्होंने अपने पास में। अच्छा, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये फ्लो जो है एक क्रिएटिव व्यक्ति के अंदर, जो राइटर होता है बेसिकली, उसके अंदर ये फ्लो आता कहाँ से है? वो स्टोरीज़ कहाँ से ऑब्ज़र्व करता है? क्योंकि हर बार, हर हफ्ते, हर दिन एक नए ड्रामे, एक नए प्ले लिखने होते हैं, नई क्रिएटिविटी देनी होती है। तो फ्रॉम बिकॉज़ यू आर टू यंग, ये मैं किसी अनुभवी व्यक्ति से पूछूँ, बड़े व्यक्ति से पूछूँ तो मुझे मालूम है हुँ, कि वो कहेगा ज़िंदगी है भई, ऑब्ज़र्व करते हुए बीती है, देखा है। लेकिन मैं यही जवाब जो है मैं एक यंग आर्टिस्ट से भी जानना चाहता हूँ कि इतनी कहानियाँ, इतने आइडियाज़ वो कहाँ से टपकाते हैं अपनी बुद्धि में? एक आप मैं आपसे ही ये मैंने एक बात सुनी थी, आप बहुत कहते भी हैं, और मैंने जब हमारे सेशंस हुआ करते थे, तब बड़ी एक आप बात कहा करते थे कि एक तानसेन बनने से पहले आपको कानसेन बनना बहुत एक ज़रूरी होता है। तो एक जो चीज़ थी, वैसे ही आपको एक राइटर बनने के लिए एक बहुत अच्छा रीडर बनना भी बहुत एक ज़रूरी है। पहला रीडर, डेफ़िनिटली ऑब्ज़र्विंग बहुत ज़रूरी है, ऑब्ज़र्व करना, और एक रीडिंग स्किल, मतलब आपको पढ़ने का तो शौक आई गेस होना ही चाहिए। अब हाँ। आप आपका भले जैसा मन हो आप वैसा पढ़ें, लेकिन एक एक पढ़ने से पता चलता है, आपकी नॉलेज के हिसाब से भी, आपके स्किल के हिसाब से भी, ठीक है? और ऑब्ज़र्व ऑब्ज़र्व करना बहुत ज़रूरी है, डेफ़िनिटली। और तीसरा मैं एक ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग मैं ये मेरे संग ज़रूरी नहीं है, हर सबके संग अलग-अलग फ़ॉर्मूला आई गेस काम करते होंगे। मेरे लिए सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग काम करता है, रीडिंग काम करता है, एंड उसके साथ-साथ ऑब्ज़र्वेशन, डेफ़िनिटली, कि ऑब्ज़र्व करना आपके संग बहुत ज़रूरी है। और एक एक चीज़ होती है कि मतलब एक कच्चा होना बहुत ज़रूरी है। हम अगर मैं अभी से अपने आप को एक पक्का मान लूँगा, या मैं जानता हूँ, या ठीक है करके, अगर मैं उस चीज़ को तो मैं क्या करूँगा ना, मैं बहुत सारी चीज़ें मेरे आस-पास ऐसी हो रही होंगी जिनको मैं अपने अंदर नहीं लूँगा, या मैं कनेक्ट नहीं करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे फिर एक उदाहरण के तौर पे बात करूँ, जैसे मैं इसको खटका कहता हूँ। एक पंजाबी में एक वर्ड है गरारी अटकना। हुँ। है ना? एक गरारी अटक जाती है किसी चीज़ को लेके। वैसे कई बार मैंने बहुत राइटर्स को अ, ये कहते देखा है। बहुत सारे हाँ। राइटर कि मुझे तो सुकून चाहिए। मैं तो यार स्क्रिप्ट लिखूँगा तो जब एक पहाड़ पे जाऊँगा और वहाँ कोई नहीं होगा, चिड़ियों का शोर होगा, तब मैं लिखूँगा। और तो ये एक कुछ खटके होते हैं, ये कुछ होते हैं जो हमें इनमें फँसना नहीं चाहिए।
मैं एक चाय वाले के पास भी जा रहा हूँ, वहाँ में भी मैंने 2 लोगों को एक बार सुन कुछ कहते सुन लिया, उनकी स्टाइल कॉपी कर ली या मुझे इंटरेस्ट जगा कि उसकी स्टोरी क्या होगी। तो ओपन होना बहुत ज़रूरी है। इससे आप इवन अपने आस-पास के लोगों से, आस-पास की सिचुएशन से, आस-पास की चीज़ों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और यही आपके राइटिंग में काम आता है। बेसिकली मैं समझ रहा हूँ कि हम शब्द कुछ भी इस्तेमाल करें, लेकिन वो मेंटल ब्लॉकेजेस हैं जो कहीं कहीं हम डेवलप कर लेते हैं बीइंग एन आर्टिस्ट, अननोइंगली नोइंगली। कई बार हमें पता भी नहीं चलता कि हमें एक पर्टिकुलर माहौल ही चाहिए, तभी क्रिएटिविटी निकलेगी। मैंने कहा ना कि शुरू में प्रोफेशनल जब आप हो जाते हैं तो इस तरह के टैग से आपको बचना पड़ता है, इस तरह की बंदिशों से या इस तरह के मेंटल ब्लॉकेजेस से या गरारी अटकना जो कहते हैं, इन सारी चीज़ों से आपको हटना पड़ता है। एंड बहुत अच्छी बात का ज़िक्र किया। मैं शुरू में सोचा भी था, मैंने कहा एज़ अ ट्रैवलर भी मैं इंट्रोड्यूस कराऊँगा संगम को, जिसे घूमने का बड़ा शौक है और जब मौका लगता है तब जहाँ चांस लगा संगम ने उठाई गाड़ी, पकड़ी ट्रेन, पकड़ी बस और बिल्कुल, पहुँचे ऑब्ज़र्व करने के लिए। बट दैट्स ग्रेट। गरारी अटकने वाली जो बात है, जो मेंटल ब्लॉकेजेस की बात है, बिल्कुल सही बात है कि वो कहीं डेवलप नहीं होने चाहिए एज़ एन आर्टिस्ट, बिकॉज़ जब आप शौक को प्रोफ़ेशन में तब्दील करते हैं कहीं न कहीं, तब आपको हर एनवायरनमेंट में एडजस्ट होना आना चाहिए और ये करना ही पड़ेगा। अदरवाइज़ कहीं न कहीं क्रिएटिविटी पर रोक लगेगी, सोच पर रोक लगेगी। हाँ, जैसा आपने कहा कि कमर्शियल राइटिंग के साथ-साथ या प्रोफ़ेशनल राइटिंग के साथ-साथ आप अपने शौक को भी पूरा कर सकते हो, साइड बाय साइड पोएट्री लिख सकते हो, आप अपनी बुक लिख सकते हो धीरे-धीरे, वो सारी चीज़ें होती हैं। एंड जो आपने कहा कि ट्रैवलिंग जैसे आपको पसंद है, लो मतलब छुट्टियाँ ले सकते हैं हम आराम से। वेल मैं यहाँ पर जितने भी ये जो बातचीत हो रही है, अगर आप शुरू से नहीं जॉइन कर पाए हैं, तो शुरू में जो कहानी हमने सुनाई थी, कृति की, वो कृति की कहानी और कृति से कनेक्ट करने वाले लोग इस बात को ज़्यादा कनेक्ट करें, इसीलिए इसी दिशा में इस बातचीत को मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो संगम प्रोफ़ेशनल ब्लॉकेजेस तो हो गए, चंडीगढ़ की बात भी हो गई। चंडीगढ़ से आना हुआ ग्वालियर और ग्वालियर के बाद फिर मूव हुआ होना हुआ नागपुर, है ना? इफ हाँ, आई एम नॉट रॉन्ग। बीच में जबलपुर। अच्छा, जबलपुर भी रहना हुआ। पिया हम घाट-घाट का पानी। और मेरे को ना वो किशोर दा का गाना याद आ रहा था, वो हालाँकि उन्होंने मुल्क शब्द इस्तेमाल किया है, पिया हम सात मुल्क का पानी, सबसे मीठा हिंदुस्तानी। वाह! अरे वैसे एक सवाल निकल आया मेरा कि भई घाट-घाट का पानी पी लिए हो, कौन-सा घाट वैसे पसंद आ रहा है ट्रैवलर को? कौन-सा घाट पसंद आ रहा है? कौन-सा घाट पसंद आ रहा है? कौन-सा शहर सबसे ज़्यादा करीब रहा? किस शहर की वाइब सबसे ज़्यादा अच्छी लगी? जहाँ-जहाँ मैं रहा हुँ, जहाँ मैं रहा मुझे एज़ अ शहर मुझे चंडीगढ़ बहुत अच्छा लगा। वाह! लेकिन कई कारण थे मैं रुक नहीं सका वहाँ। हुँ, मुझे 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 जैसे कि हर किसी को घूमने वालों की भी अपनी एक वो होती है कि वो एक एक चीज़ को लेके बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मुझे नदियाँ बहुत पसंद हैं। जैसे मुझे किसी को पहाड़ पसंद होते हैं। जैसे एक बार मुझे मैं प डिस्कस कर रहा था आपको पहाड़ बहुत पसंद है। मुझे पहाड़ पसंद हैं। तो मुझे मुझे नदी बहुत पसंद है। तो मेरी फ़ेवरेट डेस्टिनेशन तो डेफ़िनेटली ऋषिकेश है वाह! और और इसीलिए बहुत खूबसूरत गंगा जी हैं वहाँ पे, वहाँ जितनी मैं मैं तो नदी किनारे रहा हूँ वहाँ पर। अरे वाह! वाह! रात को नदी की आवाज़ आती, गंगा जी की आवाज़ आती थी हाँ, तो। अरे वाह! आप घंटों बैठे रह सकते हैं वहाँ पे आप घंटों। हाँ, और तो हम मैं तो तो बैठा बैठते भी रहता थे, हम तो हाँ, बैठते भी थे, बैठ सच मैं में। तो पर नदी के साथ साथ वहाँ पहाड़ थे ना, तो हाँ, बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है मैं पहाड़ पर जाकर के कई-कई दिन मतलब अकेले बिता सकता हूँ, ऐसा लगता है। बिल्कुल और पता क्या होता है कि मुझे लगता है जैसे कि बाल्टी होती है कोई, आप एक बकेट होती है, हाँ, उसमें भरी बकेट में आप पानी नहीं भर सकते, हाँ, राइट? भरी बकेट में आप पानी नहीं भर सकते। तो समय-समय पे आपको खाली होना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ। अ, मतलब मेरा मानना है कि क्रिएटिव स्पेशली क्रिएटिव फ़ील्ड में हुँ, जितना काम करने का समय का महत्व है, उतना ही काम ना करने के समय का भी महत्व कितनी बढ़िया है। बात। तो आप जब भी घूमने जाते हैं या कभी भी कुछ बहुत अलग करते हैं राइटिंग से अपनी, कुछ भी अलग हट के करते हैं
जैसे कि मैं गुलजार साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें वो कहते थे कि आपको एक ना एक कुछ, मुझे आइडियाज़ ऐसे नहीं आते कि मैं बैठा हूँ टेबल पे और मुझे आइडिया, मैं गार्डनिंग कर रहा होता हूँ, तब मुझे आइडिया आते हैं। जब मैं टेबल टेनिस खेल रहा होता हूँ, तब मुझे आइडिया आते हैं। कुछ नहीं तो आप कुकिंग कर रहे होते हैं, तब आपको आइडिया। तो ऐसे ही अलग-अलग मुझे जब मैं घूमता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है मैं बहुत खाली हो गया होता हूँ। जैसे नदी के किनारे बैठा हूँ, तो ऐसा लगता है कि नदी के बहाव में सब जो अंदर है वो बाहर बहता जा रहा है। कुछ ना कुछ हमारे अंदर खाली, और जब हम खाली होंगे तभी हम भरने के लिए रेडी होंगे। तो जो जो ट्रैवलिंग पे जाना हुआ, या कुछ भी अपने कुछ अलग काम करना, या कुछ भी ना करना भी अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना काम करने का इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो होता यूँ है, अगर मैं साइकोलॉजी के हिसाब से समझूँ, तो ऐसा होता है कि बहुत सारे थॉट्स जब आप वर्क प्लेस पर होते हैं, तो बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं आपके माइंड में। किसी ने कहीं से आवाज़ दी, कभी सिस्टम पर कुछ ईमेल का नोटिफ़िकेशन आ गया, कहीं व्हाट्सएप का नोटिफ़िकेशन आ गया, कहीं कुछ हो गया। ब और इसी तरह से हमारा दिन चलता रहता है, एंड एवरीबॉडी हैज़ अ लिमिट, क्योंकि हम अपने आप को चार्ज करते हैं। चार्ज हम 3 तरीके से होते हैं, या तो बहुत अच्छी नींद से, या फिर हम पूजा-पाठ से चार्ज होते हैं, या फिर हम मेडिटेशन से चार्ज होते हैं। क्योंकि इस माइंड जो है वो कंटिन्यूअसली थॉट्स जनरेट करता रहता है। अनकॉन्शियस माइंड में आपके वो सब स्टोर है जो आपने आज तक स्टोर किया है, पढ़ा है, ट्रैवलिंग करके देखा, सड़क पर गाड़ी चलाते देखा, रास्ते चलाते देखा, कॉफ़ी पे बैठे, चाय की टपरी पे बैठे देखा, वो सब स्टोर हो जाता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है, वो कहीं-कहीं आपकी वो पुश करता है एनर्जी को, क्रिएटिविटी को, कि आज लिखने मतलब आपके हाथ चलने बैठे तो फिर वो चलते रहेंगे, या आप टाइप करने बैठे तो फिर वो एक फ़ोर्स आएगा जो चलाता रहेगा, वो फ्लो देगा। करेक्ट, करेक्ट। अनडाउटेबली इसमें अ, सबकॉन्शियस माइंड को हम ऊपर वाली की कॉन्शियसनेस से भी जोड़ते हैं, परमात्मा से अगर हम बात कहें तो उसका भी क्योंकि एनर्जी से एनर्जी जब मिलती है तो फ्लो बनता है और वो फ्लो फिर निकलता है। उसी में आपका सबकॉन्शियस माइंड सपोर्ट करता है। तो कहीं जब वो खाली होने की जब आप बात कर रहे हो, काम न करने वाली जो बात कर रहे हो आप, कि काम नहीं करने का भी जब महत्व है, तो जब आपकी चार्जिंग थोड़ी-सी खत्म होती है एंड यू गेट टू जो भरी हुई बाल्टी में नहीं भर सकते ना आप, कितना अच्छा शब्द आपने इस्तेमाल किया, कि जब वो बाल्टी खाली हो चुकी है और जब आप उसको भरने जा रहे हो, तो फिर आप उसको केवल भरने पर ध्यान दो। वो जब भरेगी, तो फिर आप बहुत सारा निकाल पाएँगे। तो वो करेक्ट। वही है, कई कई बार कई जो लोगों के प्री नोशंस आ जाते हैं कि साइलेंस मिले, पहाड़ मिले, नदी का किनारा मिले तभी मैं लिखूँगा, चिड़ियों की आवाज़ आए तभी मैं लिखूँगा। वो बेसिकली वो चार्जिंग चाह रहे हो, मतलब हम अननोइंगली वो चार्जिंग चाह रहा होता है माइंड, ऐसा होता है। बट हाँ, आप अपने-अपने तरीके हैं हर यस, क्रिएटिव व्यक्ति यस। के। मैं भी यही हम कहने वाला था कंडीशंस तो नहीं, कि हाँ, हाँ, कि सब पे हम अलग-अलग कंडीशंस तरीके तो से, नहीं। 2 और 2 4 नहीं है क्रिएटिव फील्ड में, दिक्कत यही है। तो सबके अपने फ़ॉर्मूले संगम, हैं। हाँ, 2 और 2 4 नहीं है। ये बड़ा अच्छा तुम बोलते हो, क्रिएटिविटी 2 और 2 4 नहीं होता। यस, 400 4000 -4 इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। हाँ, संगम देखो मुझे याद है बड़ा अच्छा, जब हम ग्वालियर में साथ काम किया करते थे, तो यस, आपने चंबल के ऊपर कहानी लिखी थी, महिमा मंडन यस। किया था आपने अपने यहाँ के डकैतों का, और बड़ा ही विचित्र तरीके से निर्भय भाई ने तो क्या पैकेजिंग उसमें की थी, गज़ब की। अरे! हाँ, और मज़ा आ गया था। अन्ना हज़ारे साहब का जब मूवमेंट चल रहा था, तब बड़ा अच्छा गीत लिखा था आपने। कई सारे गाने उस दौर में लिखे थे, कई सारी कहानियाँ, ड्रामाज़ लिखे थे आपने, वो बड़ा अच्छा काम था, मुझे याद आता है। उसके बाद आपकी कई और शहरों में भी जर्नी रही है, बीते महीनों में भी हमें साथ में काम करने को मिला। इनफैक्ट मैं सबको बताना चाहूँगा कि इस शो का नाम जो ट्यून इन ज़िंदगी हमने रखा है, इस नाम को रखवाने में भी संगम का बहुत बड़ा सपोर्ट है। और संगम और मैं बहुत डिस्कस कर रहे थे, बहुत सारे नामों पर डिस्कस कर रहे थे, और अचानक से फिर वो ये नाम यस। सूझ कर के आया। और मैं बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करूँगा संगम अरे! इस मामले में, क्योंकि इतना खूबसूरत नाम है ना ये, इसमें बड़ी अच्छी फ़िलॉसफ़ी छुपी हुई है। बड़ी तभी फिलोसफी। शायद अ, हम दोनों एग्री भी हुए, एक कितने कम से कम 50-60 नामों को हाँ, दरकिनार 50 करके। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मतलब लगे हुए थे हम, एंड देन सडनली यू मतलब आपके मुख से नाम निकला और मैंने कहा चलो यार ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, ये भी बड़ा एक सीखने वाली, मतलब एक जर्नी है कि हम
हम अपना काम काटते हैं, मतलब हमको ये अच्छा नहीं लगा, हमने कर दिया। लेकिन हाँ। वही जब कोई सामने वाला, शायद वो रिजेक्शन हम सामने वाले से शायद नहीं सहन कर पाते। कई बार हमारा अहम हमें गवारा नहीं करता। जैसे हाँ। हम आपस में हमने कितने दरकिनार किए। अब हाँ, सही कितने बात है। सारे नाम थे, साइड कर दिए। हो सकता है कभी मैं मतलब मैं तो मतलब नहीं शायद, या ओवरऑल बात करूँ तो हो सकता है कई बार कोई दूसरा आपके चीज़ को कह देता है, इसी चीज़ को जो मैंने खुद मुझसे कही कि नहीं यार ये अच्छा नहीं लग रहा। तो कई बार हमको बड़ा बुरा लग जाता है। अरे नहीं यार ऐसे कैसे हो गया? लेकिन जब हम खुद के क्रिटिक हो सकते हैं तो हमें दूसरे की भी वो रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आलोचना झेलने की शक्ति होनी चाहिए, रिजेक्शन झेलने की ताकत होनी चाहिए बेसिकली। और एक्चुअली रिजेक्शन होता, हालाँकि यूँ तो देखिए कहा जाता है कि रिजेक्शन करना नहीं चाहिए। पर जब आप प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में जाते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको सभी एक जैसे लोग मिले, वहाँ रिजेक्शन भी मिलता है और वहाँ इतनी ताकत होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा ना, सुधीर दा का नाम लिया अभी, वो कहते हैं कभी कोई रिजेक्शन नहीं होता, यहाँ नहीं चली ना कहीं और चलेगी करेक्ट, स्क्रिप्ट, करेक्ट। या है ना, वो आपका क्रिएटिविटी वहाँ चलेगी। बट मैंने तो जहाँ तक ऑब्ज़र्व किया संगम, मतलब इतनी यंग एज में भी आई हैव सीन यू, मैंने हमेशा मुस्कुराते चेहरे के साथ ही कुछ भी चीज़ प्रेज़ेंट करते भी आपको देखा सुना। और कभी कोई चीज़ नहीं भी पसंद आ रही है या हमने कहा कि ये एडिशन होना चाहिए या ये चीज़ होनी चाहिए या हटना चाहिए, तब भी वही मुस्कुराती हुई अदा के साथ में ही आपने तो अपने सृजन को अंजाम दिया है। मुझे तो जो सबसे खूबसूरत बात आपकी पर्सनैलिटी की लगती है, क्योंकि मैं मतलब ऊपर वाले की कृपा से कई क्रिएटिव लोगों के साथ में काम करने को मिला। जो दायरे वाली बात मैं अक्सर करके आपसे भी कहता हूँ, शुरुआत में भी मैंने कही, जिसको मैं बार-बार रिइटरेट करना चाहूँगा और हर क्रिएटिव व्यक्ति के लिए ये मैसेज है, जिसे लिखना है, जिसे प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में जाना है, शौकिया लिखना है, दायरों को सीमित नहीं करना नहीं करना होना होत होता। क्योंकि यहाँ जहाँ आपने अपने दायरों को सीमित किया, क्रिएटिविटी की फ़ील्ड में, वहीं आप फिर कुछ दिन पहले अंशुल जी से बात हो रही थी, तो अंशुल जी भी कहते हैं कि एक लेबल नहीं लगना चाहिए आपके ऊपर। और जब हम सीमित हो जाते हैं तो वो लेबल लगना बड़ा आसान हो जाता है, कि लगा देना किसी के लिए भी बड़ा आसान है कि भई इनकी सोच तो यहीं तक है। तो ये मैंने ऑब्ज़र्व किया। बहरहाल मेरा सवाल यही था कि भई मुझे तो याद है तुम्हारा अच्छा किया हुआ काम। जबलपुर की जर्नी में, नागपुर की जर्नी में, इंदौर की जर्नी में कोई और ऐसी कोई चीज़ जो निकल कर के आई हो और जिससे संगम को लगता हो कि यार वाह! ये मेरे द्वारा एक अच्छी चीज़ हो गई। उसका ज़िक्र करो ना। क्या अच्छा हुआ? मैंने इस दौरान मतलब मैंने पोएट्री मैं पहले गाने बहुत लिखता था। एक क्योंकि मैं म्यूज़िकल बैकग्राउंड से था। मैंने म्यूज़िक मतलब मुझे म्यूज़िक बहुत पसंद था। एक समय में मैं सिर्फ़ म्यूज़िक में रहता था, ठीक है? तो मैंने शुरुआती दौर में अपने बहुत ज़्यादा अ, जिंगल्स लिखी, जिंगल्स लिखे, गाने लिखे, ये बहुत लिखा था, ठीक है? उसके बाद मैं कमर्शियल्स बहुत लिखे, ठीक है? कहीं न कहीं जब मैं नागपुर में था, उस दौरान ओपन माइक का एक कल्चर चालू हुआ, राइट? ओपन माइक का कल्चर चालू हुआ जहाँ पे पोएट्रीज़ का एक बहुत ज़्यादा दौर एक चालू हुआ था। ओपन माइक में बहुत ज़्यादा पोएट्री होती थी। तो मुझे नागपुर का याद है कि मैंने वहाँ से थोड़ा पोएट्री लिखना बहुत ज़्यादा चालू किया। पोएट्री लिखने का जो एक नया फ़ेज़ जो चालू हुआ, वो नागपुर से चालू हुआ और उससे पहले भी लिखता था लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मैं नहीं लिखता था। कमर्शियल लिखता था या मैं कहानियाँ लिखता था या गाने। तो नागपुर में मैंने बहुत ज़्यादा ओपन माइक में बहुत पार्टिसिपेट किया और वहाँ से मेरे अंदर पोएट्री लिखने का एक मुझे बहुत शौक और मैंने खुद को तलाशा कि पोएट्री भी मैं लिख सकता हूँ या पोएट्री लिखने में भी मुझे मज़ा आता है। तो एक उस दौरान ये बड़ा एक अच्छा हुआ कि तब से जर्नी चालू हुई तो मैं तब से थोड़ी गीत पोएट्री तो लिख। लिखे थे, पोएट्री भी लिखी। मैंने तो आज फ़ोटो भी क्रिएटिव में वही लगाया मेरे ख़्याल से, ओपन माइक वाला ही। अच्छा हाँ, हाँ, आपने जो वो एक्चुअल में हमारे ग्वालियर के ही एक सचिन भाई हैं, सचिन हाँ, सृजन। हाँ, हाँ। उन्होंने एक बुक लॉन्च की थी जहाँ उन्होंने 4-5 राइटर्स को के कोलैब के साथ एक बुक बनाई थी जिनकी पोएट्रीज़ थी। तो उन्होंने मुझसे भी कहा था कि आप अभी अपनी पोएट्री दीजिएगा तो मेरी उस किताब में मेरी कुछ पोएट्रीज़ हैं। वाह! वो वाली आपके पास जो पिक पिक लगाई है आपने वो है, मैं वहाँ पे हाँ। वही रिसाइट कर रहा हूँ।
रिवॉल्वर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो अभी क्या रिसाइट कर रहे हो? अभी मतलब हाँ। मैं एक्चुअल में मतलब मेरा जो लिखने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा लिटरेचर वाला नहीं है, जैसा मैं कह रहा था मुझे घूमने का बहुत शौक है। तो मेरे जो राइटिंग में है वो आपको एक पर्टिकुलर कोई एक लैंग्वेज नहीं मिलेगी, कोई एक वो नहीं मिलेगा। तो मेरी राइटिंग थोड़ी पोएट्री वैसी है जिसमें सब सारी लैंग्वेजेस आती हैं और बहुत कुछ आता है। तो ऐसी ही एक पोएट्री मैं एक पढ़ देखो, देता हूँ। मेरी बात को ही सच साबित कर रहे हो। दायरों में नहीं बंधी है। तो एक एक बड़ा राइटर्स के संग बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। लोग लोग सोचते हैं हम रोज़ लिखते हैं, मतलब अरे कुछ लिखा क्या? कुछ लिखा क्या? ये एक बड़ा सवाल जो है वो राइटर्स को झेलना पड़ता है। तो मुझे मुझे उसी से कुछ मैंने उस पर ही कुछ लिखा था कि जब बहुत कोई बढ़िया। पूछता है कि यार कोई क्या लिखा, क्या लिखा? तो तो मैं उनसे कहता हूँ कि रोज़ लिखना ज़रूरी है क्या? लिखना भला कोई मज़दूरी है क्या? रोज़ लिखना ज़रूरी है क्या? लिखना भला कोई मज़दूरी है क्या? क्या बात है! दिल पर लगे तब कुछ लिखें, दिल पर लगे तब कुछ लिखें, वरना लिखना कोई जी हुज़ूरी है क्या? रोज़ लिखना ज़रूरी है क्या? लिखना भला कोई मज़दूरी है क्या? दिल पे लगे तब कुछ लिखें, वरना लिखना कोई जी हुज़ूरी है क्या? मैंने देखा है अक्सर तुम्हें खाली आसमान में तारे गिनते। मैंने देखा है अक्सर तुम्हें खाली आसमान में तारे गिनते, तुम्हारे दिल में भी कोई ख्वाहिश अधूरी है क्या? मैंने देखा है अक्सर तुम्हें खाली आसमान में तारे गिनते, तुम्हारे दिल में भी कोई ख्वाहिश अधूरी है क्या? तुम्हारी और उसकी उँगलियों की लकीरें एक जैसी हैं। तुम्हारी और उसकी उँगलियों की लकीरें एक जैसी हैं, मजबूरी में लिखना तुम्हारी भी मजबूरी है क्या? तुम्हारी और उसकी उँगलियों की लकीरें एक जैसी हैं, मजबूरी में लिखना तुम्हारी भी मजबूरी है क्या? दिख जाते हो आजकल हर महफ़िल में, दिख जाते हो आजकल हर महफ़िल में, हुँ। तुमसे तुम्हारी आजकल दूरी है क्या? वाह, वाह! दिख जाते हो आजकल हर महफ़िल में, तुमसे तुम्हारी आजकल दूरी है क्या? माना मेरे लिखने से कुछ होता नहीं, क्या माना बात है! मेरे लिखने से कुछ होता नहीं, हर बात से कुछ ना कुछ हो ये ज़रूरी है क्या? माना मेरे लिखने से कुछ होता नहीं, हर बात से कुछ ना कुछ हो ये ज़रूरी है क्या? तो ये एक एक पोएट्री कह लीजिए इसको, आप गज़ल कह लीजिए, जो कहना है आप कह लीजिए। तो ये एक बड़ी अच्छी शौक है। थी और बड़े सुंदर शब्द इस्तेमाल किए और गहराई भी थी बाकायदा। दिख जाते हो हर रोज़ महफ़िल में, आजकल तुम्हारी तुमसे दूरी है तुमसे क्या? तुम्हारी आजकल दूरी। दूरी है क्या? तो कितना अच्छा थॉट है वो। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। देखो ये तो पोएट्री थी, अच्छी बात है ओपन माइक में परफ़ॉर्म करने के लिए, पर मैं तो कह रहा हूँ ना कि उस वक़्त आपने मेरे साथ में रहते कई गाने भी लिखे, वो भी बड़े अच्छे थे। न्यू ईयर वाला सॉन्ग भी मुझे याद आता है, वो तो कई अक्सर मैं गुनगुनाता हूँ। तो संगम आपके प्रोफ़ेशन में, कॉपी राइटिंग प्रोफ़ेशन में बेसिकली किस-किस तरह की राइटिंग आपको करनी पड़ती है? मतलब अ, आप कमर्शियल्स लिखते हैं, आप जिंगल्स भी लिखते हैं, यप आप कई बार स्टोरीज़ भी लिखते हैं, तो वो ओवरऑल कितने तरह के फ़ॉर्म होते हैं? मतलब क्या-क्या लिखना पड़ता है राइटिंग में? रेडियो राइटिंग एक बड़ी अच्छी बात एक है कि ना आपकी राइटिंग एज़ सच बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसे हो जाती है, जैसे मैं मीडियम की बात करूँ देखिए 3 बेसिक और सबसे इम्पोर्टेंट मीडियम जो है, एक प्रिंट हम ले लें, हम रेडियो ले लें, एक हम टेलीविज़न ले लें। तो प्रिंट में आपको अगर एक कार, बहुत अच्छी कार है कोई, बहुत एक सेडान है और एक बहुत खूबसूरत कार है, आपको कुछ करना नहीं है, उसकी पिक्चर बस लगा देनी है, ठीक है। सेम गोज़ विथ वीडियो, वीडियो में भी आपको कुछ उसको कार को डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक कार की एक वीडियो दिखा देनी है, वो और ज़्यादा आसान है। रेडियो राइटिंग में आपको वो कार कितनी अच्छी है, वो क्यों सुंदर है, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं, कैसे वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ राइटिंग से दिखा
ठीक है। तो एज़ अ राइटर मैं मानता हूँ सबसे मज़ेदार, मैं उसको ये नहीं कहूँगा, मैं कम-ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मज़ेदार जो चीज़ है, वो रेडियो राइटिंग में आपको ये सबसे अच्छी ताकत आपको पास होती है कि आपको अपनी स्किल बनाने का बड़ा अच्छा मौका मिलता है, इस तरह से। फिर आप उसे गाने के थ्रू बताएँ, फिर आप उसे अतिशयोक्ति अलंकार से बताएँ, आप कैसे भी बताएँ। लेकिन आपको रेडियो में एक ये सबसे अच्छी पावर होती है कि आप, और इसके साथ-साथ आप सब लिखते हैं। आपको रेडियो में, जैसा कि आपका सवाल था, क्या-क्या लिखना होता है, तो कमर्शियल्स होते हैं, मेन तो कमर्शियल होते हैं, जो आप जहाँ से पापी पेट का गुज़ारा होता है। वो कमर्शियल आपको लिखने होते हैं। अब कमर्शियल बिल्कुल। भी आप कई फॉर्म में लिख सकते हैं, उसमें आप कन्वर्सेशनल डाल सकते हैं, जहाँ 2 लोग बात करते हुए बात कर रहे हैं, एक आप उसको जिंगल के फॉर्म में बता सकते हैं, गाना गाते हुए, आप मोनोलॉग बता सकते हैं, एक आदमी बस डिस्क्राइब कर रहा है। तो कमर्शियल मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट। दूसरा होता है अ, आप आप प्रोग्रामिंग के लिए एक डिपार्टमेंट होता है जहाँ आरजेस बोलते हैं, या दिवाली आई, उसमें आप स्पाइक्स लिखते हैं। स्पेशल डेज़ होते हैं। दिवाली पे आपने मान लीजिए अ, सबसे ज़्यादा तंग तो मैंने इसी के लिए किया है ना। और सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी आई गेस आपके तंग करने से ही आई है, जो हुई है। तो आपको एक वो लिखना होता है कि आप कैसे एक त्योहार को, एक कैसे एक इवेंट को आप कैसे और खूबसूरत बता सकते हैं, क्या एक नया नज़रिया दे सकते हैं, ये होता है। एक स्पार्कलर आपको लिखना होता है, क्योंकि बीइंग अ रेडियो या टेलीविज़न एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आते हैं ये सभी। रेडियो हमारा स्पेशली एफएम रेडियो तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आता है। तो एक कोई ऐसा कैरेक्टर बना दिया जाए, जो कमाल कर रहा हो, जो उल्टी कॉमेडी, मोस्टली तो फनी ही होता है स्पार्कलर। बाकी आप जहाँ, जैसा कि दायरा नहीं होता, आप शायद कोई एक स्पार्कलर या इंटरस्टिशियल कैरेक्टर एक ऐसा भी बना सकते हैं जो बहुत अच्छा आपको कोई ज्ञान दे, ऐसा भी कुछ बना सकते हैं। एक स्पार्कलर बहुत बेसिकली यह 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, और फिर तो बहुत होता है। शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप बताइए? नहीं, 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 बिल्कुल ठीक है। बेसिकली कमर्शियल्स, प्रोमोज़, स्टोरीज़, जिंगल्स, स्पार्कलर्स, और स्पार्कलर्स के लिए जो आप कह रहे थे कि बेसिकली वो फ़नी या कॉमेडी होता है, वो होता है सिर्फ़, उसकी डेफ़िनेशन इसलिए ऐसी बन गई है क्योंकि कई बार रेडियो में रेडियो जॉकीज़ कोई बात नहीं कह पाते हैं क्योंकि उनकी अपनी एक इमेज बंधी होती है। हाँ, राइट। उस इमेज से या उस दायरे से बाहर जाकर के अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए वो कैरेक्टर्स डेवलप किए जाते हैं, और चूंकि ज्यादातर वो कटाक्ष होता है, स्लैपस्टिक ह्यूमर भी होता है कई बार, तो इस वजह से वो कैरेक्टर्स के थ्रू कम्युनिकेट किए जाते हैं, जैसा कि हम गुस्ताखी माफ देखते हैं टेलीविजन पर, तो उसके राइट। कई उदाहरण रेडियो पर भी मिल जाते हैं। संगम, उस मुझे इसमें लगता है कि यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी डिस्कस होना चाहिए। कमर्शियल, हालाँकि जो कमर्शियल्स की आप बात कर रहे थे, आपने समझाया भी सही कि कुछ कैरेक्टर ड्रिवन होते हैं, कुछ प्रोडक्ट की यूएसपी ड्रिवन होते हैं, कुछ केवल अनाउंसमेंट और फीचर्स बताते हुए इस तरह के होते हैं। अ, लेकिन कई बार, जैसे रेडियो कमर्शियल की आपने बात भी की कि बड़ी खूबसूरती उसमें ये है कि पिक्चर नहीं है, विजुअल्स नहीं है, आप अपने शब्दों के थ्रू थिएटर ऑफ माइंड क्रिएट कर रहे हो, व्हिच इज़ द यूएसपी ऑफ रेडियो, और आप अपनी बात को, उस प्रोडक्ट के फीचर को बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब करते हो एंड कन्विंस करते हो आगे क्लाइंट या कंज्यूमर को कि ये प्रोडक्ट आपके लिए बेहतर है। अब बात इतनी सी है कि उस, चाहे वो कमर्शियल क्रिएटिव 10 सेकंड का हो, चाहे वो 20 सेकंड का हो, चाहे वो 30 सेकंड का हो, लेकिन, और जैसे जैसे ड्यूरेशन कम होती चली जाती है, वैसे वैसे एक कॉपीराइटर के लिए या एक क्रिएटिव व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उस 10 सेकंड में वो स्टोरी बिल्ड करना और प्रोडक्ट के फीचर के साथ में उसको बता देना कि ये रही बात भाई। मुझे लगता है कि एक क्रिएटिव व्यक्ति के लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज, क्योंकि कोई भी चीज हो उसका बेस जो है वो राइटिंग होती है। चाहे आपने म्यूजिक की बात कही, आप म्यूजिक से बहुत कनेक्टेड हैं, तो म्यूजिक में भी अगर कोई सॉन्ग बन रहा है तो सॉन्ग तब तक कैसे बनेगा जब तक कि पोएट्री नहीं लिखी गई, गाना लिखा नहीं गया, उसको सिंगर कैसे गुनगुनाएगा, या उसको म्यूजिशियन कंपोजर कैसे सुर देगा, तो वहां भी बेस राइटिंग है। हम जो एजुकेशन लेते हैं, जो लर्निंग लेते हैं, उसका भी बेस अल्टीमेटली राइटिंग है। बेसिकली हर चीज का बेस राइटिंग है। आज हम
इतनी सारी बात कर रहे हैं, भाषा में बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका बेस भी राइटिंग है। बोली जाती है, मगर जब तक लिपि नहीं बनी तब तक सीखेंगे कैसे, सिखाएंगे कैसे? ए फॉर एप्पल या अ से अनार हमने पढ़ा है, लिखा है, आधार है उसका। तो क्रिएटिव फील्ड में सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो राइटिंग होती है, और राइटिंग में जब उस राइटिंग को यूं तो दायरों में नहीं बांधा जाता, लेकिन फिर भी कमर्शियल वर्ल्ड है और किसी भी चीज की एक सीमा तो होती है, तो कहीं ना कहीं उसको 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, 15 सेकंड में, 10 सेकंड में कई बार उसको आपको डिपिक्ट करना पड़ता है कि दिस इज द प्रोडक्ट एंड दिस इज द स्टोरी बिहाइंड दैट प्रोडक्ट, थ्रू द कैरेक्टर, थ्रू द यूएसपी, थ्रू योर लाइंस आप उसको डिपिक्ट करते हो, कन्विंस करते हो कि ये रही वो चीज। तो वो जो 10 सेकंड में स्टोरी बिल्ड करना होता है, वो जो 15 सेकंड में स्टोरी बिल्ड करना होता है, वो स्टोरी कैसे बिल्ड की जाती है? ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है जो मोस्टली राइटर्स और जो भी क्रिएटिव फील्ड में है वो फेस करते हैं, क्योंकि रेडियो हो या टेलीविजन है, वहाँ सेकंड्स ही बिकते हैं। तो एग्जैक्टली। और हर क्लाइंट की ये दिली इच्छा होती है कि 10 सेकंड का तो ऐड हो, उसमें हमारा 4 बार नाम भी आ जाए, उसमें हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी भी आ जाए। तो स्टोरी लाइन के लिए तो बहुत कम जगह बचती है ऐसे एडवर्टाइज़मेंट में। लेकिन इसका एज़ सच कोई मतलब फ़ॉर्मूला तो नहीं कहूँगा, बट एक चीज़ है जो मैं बहुत ज़्यादा वो करता हूँ कि आप शुरुआती 2-3 सेकंड जो हैं, उसमें आप कुछ ऐसा अट्रैक्टिव, कुछ ऐसा यूज़ करें जिससे अटेंशन ग्रैबिंग हो जाए। फिर 10 सेकंड में आप कोई बहुत बड़ी स्टोरी तो नहीं बता सकते, राइट? राइट। तो आप कुछ ऐसा शुरुआती कुछ चंद सेकंड्स में आप कुछ ऐसा करें जिससे एटलीस्ट उसका अटेंशन ग्रैब हो जाए, ठीक है? जैसे कि मैं एक बड़ा अच्छा कमर्शियल सुना था, हम्म। उसमें शुरुआत के 5 सेकंड में सिर्फ आदमी ने चिल्लाया राइट। ये, और एंड में बस सिर्फ ये 2 लाइन थी। ये आवाज़ बस सिर्फ आपका ध्यान खींचने के लिए थी। अपना टैक्स 31 मार्च तक जमा करें। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर क्रिएटिव। एंड दिस इज व्हाट क्रिएटिविटी इज बेसिकली, व्हेन यू आर गिवन सम लिमिटेशंस कि उतने में ही आपको ये प्रोजेक्ट करना है, ये चीज है, और उस दायरे के अंदर में आप अपना बेस्ट निकाल लेते हो। हम सब अगर रेडियो की फील्ड में या क्रिएटिव, मुझे ऐसा लगता है, मुझे अपना मालूम है कि मैं एडवर्टीजमेंट्स देख करके अट्रैक्ट हुआ हूं क्रिएटिव फील्ड्स की ओर। टेलीविजन के शुरुआती दौर में जो एडवर्टीजमेंट्स आया करते थे वो मुझे इतने अच्छे लगते थे। जैसे पता नहीं किसी को मालूम है कि नहीं, वोल फॉर्म करके केचप का एक एडवर्टीजमेंट आया करता था। थोड़ा ओके, केचप ट्राई करो, वो कहता है केचप होता कद्दू भरा, वो कहती है इसमें कद्दू नहीं जरा। वो जिंगल था बेसिकली, निरमा का जिंगल कह लो या बजाज है ना। वो जब मैं छोटा बच्चा था, हम पंजाबी मोहल्ले में रहते थे, एडवर्टीजमेंट्स वर्ड भी हमें नहीं पता था, वो मशहूरियां करके कहते थे हमारे बड़े उसको कि मशहूरियां हैं, मशहूरियां आंधी पियां हैं। तो मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं बहुत ज्यादा जो भी टेलीविजन पर आ रहा होता था, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टाइम जो होता था वो यही कमर्शियल ब्रेक का होता था। यस, भूल न यस, जाना यस, इसकी बलबलाना, है ना। यस। और तो पता है बहुत सारे, सॉरी मैं बीच में हूँ, मतलब बहुत सारे लोग कमर्शियल के टाइम पे स्किप कर देते थे। मतलब बहुत लोगों में आदत होती है चैनल कि चेंज कर कमर्शियल दो या टाइम पे बंद कर दूसरा दो। चैनल, हाँ, लेकिन मेरे संग भी हाँ, ऐसा ही हुआ होता था हाँ, कि मैं भी कमर्शियल जब आता था वो मेरे लिए सबसे अच्छा पार्ट होता था। हाँ, आई यूज्ड टू एंजॉय इट, हाँ, क्योंकि 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में वो अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करते थे। हालाँकि ठीक है, पहले बहुत जिंगल का दौर था, फिर धीरे-धीरे कमर्शियलाइज़ेशन बढ़ता चला गया। अब आजकल छोटे-छोटे ऐड बनते हैं, मगर वो कितना सुंदर उदाहरण है कि वन मैन इज़ स्क्रीमिंग हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के, और ये भैया आपका ध्यान खींचने के लिए था, टैक्स जमा कर देना, नहीं तो ऐसे ही चिल्लाना पड़ेगा। हाँ, 10 सीधी-सी बात सेकंड है। में आप और क्या भी करेंगे। हाँ, और ऐसे तमाम उदाहरण हैं, ऐसे तमाम उदाहरण होंगे जब इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। कई बार मैं वो जो पंच लाइन्स होती है ना प्रोडक्ट की, हुँ, उसके ऊपर भी बड़ा ऐसे ही वही होता है कि इसकी पंच लाइन ऐसे निकल गई, बातों-बातों में निकल गई। तो ठंडा मतलब कोका कोला। मैंने भी जितना सुना है,
जितना भी बड़े काम हुए वो ऐसे ही हुए हैं, वो करने से नहीं हुए, वो हो गए। इम्प्रोवाइज़ेशन कह लो उसको, या बैठे-बैठे 4 लोगों में आइडिया आ गया। इसी तरीके से मैंने ज़्यादा से ज़्यादा यही सुना है कि आइडियाज़ ऐसे ही, बड़े आइडियाज़ ऐसे, बड़े आइडियाज़ के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने गया, कोई गोवा में उसने एक रिज़ॉर्ट बुक किया और वो बैठा और उसने फिर सोचा और फिर ऐसे एक ही महान आइडिया निकला। मेबी 1 आध 2 ऐसे भी निकले होंगे, लेकिन अगेन कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बहुत आसानी से भी निकल आती हैं। राइट, राइट, राइट। मैं सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ना चाहूँगा। व्हेन वी राइट अ कमर्शियल, व्हेन वी राइट अ क्रिएटिव, तो मेजॉरिटी ऑडियंस या व्यूअर्स उससे कनेक्ट कर जाएँ, है ना? क्योंकि कनेक्ट नहीं किया तो क्या ना, दिल को लगनी चाहिए। आपने भी बात कही कि दिल को लगनी चाहिए, तो मैं लिखूँ। रोज़ रोज़ क्या लिखूँ, है ना? तो वो जो दिल को लग जाए, वो जो कनेक्ट बैठ जाए, उस कनेक्ट को बैठाने के लिए वो क्या फ़ॉर्मूला आप यूज़ करते हो? देखिए सबसे पहला तो वही है कि जब कोई भी ब्रीफ आता है या कोई प्रोडक्ट है किसी के, इवन जब फ़िल्म भी बनाते हैं, तो सबसे पहला एक जो होता है, हमें अपना टीजी डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि इफ यू डिफाइन योर टीजी, योर वर्क बिकम ईज़ी। तो आपको सबसे पहला काम, आपका आपका टीजी आपको पता हो गया कि हाँ, कि अगर मैं मसलन मैं एक, मान लीजिए एक सॉफ्ट ड्रिंक का ऐड बना रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादातर मेरा टीजी जो होगा वो मुझे ज़्यादा यंग होगा, राइट? ठीक है। फिर मैं थोड़ा-सा उस कैरेक्टर के बारे में और जानूँगा कि अब वो जो प्रोडक्ट है वो कितने रुपए का है, राइट? इससे इससे मैं, मेरे टीजी है, जो मेरा टारगेट ग्रुप है या जिनके लिए मैं बना रहा हूँ, जिन तक उस प्रोडक्ट को पहुँचना है, उससे मुझे एक उसका स्टेटस का पता चलेगा, ठीक है? कि वो कहाँ रहता होगा, किस चीज़ से जाता होगा, कहाँ क्या होगा। देन और इसके साथ-साथ उसके लाइफ़ में इससे जुड़ी-जुड़ी क्या-क्या चीज़ें होंगी, कि अब ये आदमी अगर इस उसमें रहता है, तो वो उसके उसके क्या चैलेंजेस होंगे, उसके उसकी 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 वैल्यूज़ क्या होंगी, उस वो किस तरीके से वो बड़ा हुआ होगा। तो वो चीज़ें हम कहीं न कहीं हमारे टीजी को से जो मैच करता हुआ कह सकते हैं उसको, या उसको उसके उसके इमोशंस को मैच करता हुआ हम ढूँढते हैं, ठीक है? कहते मतलब ये कहते भी हैं और मैं भी कई बार यूज़ करता हूँ, ये मतलब 100% ये नहीं है। कई लोग अ, अपने अनुभव पे भी लिखते हैं कि वो किस तरीके से गुज़रते होंगे। तो जैसा मैं सॉफ्ट ड्रिंक का बात कर रहा था, तो मैं यंग, मान लीजिए मैंने अपना एक यंग टीजी चुना, ठीक है? तो ज़्यादातर मेरा कमर्शियल जो होगा वो इस बेस पे होगा कि एक यंग टीम है, मतलब मोस्टली जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, वो हम गैंग में पीते हैं, या मैं स्टाइल मारने के लिए पी रहा हूँ, ठीक है? शायद उसी से स्वैग निकला, अपना स्वैग निकालिए। तो आई गेस टीजी इसमें बहुत पार्ट प्ले करता है, और उसके जो वहाँ आपके ऑब्जर्वेशंस काम आते हैं। आपने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, आपकी मूवीज़, आप कितने घूमे हैं वहाँ, और वो चीज़ें क्या उस टीजी को कनेक्ट करेंगी, क्या-क्या चीज़ है। मसलन अगर मैं कोई चीज़ ₹5 की आ रही है, मान लीजिए ₹5 की है, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ है जो जिसका जो बहुत कम अमाउंट की है, उसमें मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दिखा सकता, उसके ऐसे व्यक्ति के इमोशंस नहीं ला सकता जो मर्सिडीज़ चलाता हो, या जिसका एक मुंबई में बहुत अ, बड़ा एक कोई बहुत बड़ा फ्लैट हो, ठीक है? मुझे मुझे उसके लिए एक ग्राउंड पे जाना पड़ेगा, जो एक कॉलोनीज़ में जो लोग रहते हैं, उसमें जाना हो। तो इस तरीके से जो है वो काम करता है फ़ॉर्मूला। मुझे मैं मुझे सुनते हुए मुझे सुनते हुए ऐसे लग रहा था जैसे एक छोटा क्रिएटिव नहीं, एक बहुत बड़ी फ़िल्म हम बना रहे हैं। तो फ़िल्म के लिए जैसे कैरेक्टर डिसाइड होता है कि वो कैरेक्टर कौन-सी क्लास को बिलॉन्ग करेगा, उसका पहनावा क्या होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होगा। मतलब एक छोटा-सा कमर्शियल लिखना, एक छोटी-सी फ़िल्म बनाने जैसा है बेसिकली, मैं उसके पीछे जो मैं इनसाइट समझ पा रहा हूँ।
क्योंकि कई बार ऐसा होता है, आप भी ऐसा एक्सपीरियंस करते होंगे, क्योंकि मैं जब लिखता था उन दिनों, कई बार ऐसा होता था कि क्लाइंट को नहीं मालूम होता था कि वो क्या चाहते हैं, राइट। वो फाइनल क्या डिलीवर करवाना चाहते हैं। कई बार हमें ढूँढना पड़ता होता था उनसे बातें करके या उनको समझ करके, अच्छा ये इनका फीचर है, ये इनकी इनसाइट है या ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इस चीज़ पर ये फ़ोकस करना चाहते हैं और अगर ये बता दिया हमने, तो ये इनको पसंद आ जाएगा। और कई करेक्ट। बार ये होता था कि ये इनको बता दिया, इनको पसंद तो आ जाएगा, लेकिन हमारी ऑडियंस को या जो उनका टीजी है, उनको समझ में नहीं आएगा। तो वो फिर 2 ऑप्शन बनाकर देना, 2 छोटी-छोटी फ़िल्में बना कर के देना। एक सामने वाले के माइंडसेट की, एक अपने माइंडसेट की। करेक्ट और है। मुझे लगता है कि चाहे हम कमर्शियल राइटिंग लिखें करें या हम अपने शौक के लिए कुछ लिखें, कहीं न कहीं मुझे ये तो मालूम हो कि मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। बिल्कुल, टीजी आपको आपका टीजी या आपको आपकी ऑडियंस की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। और क्लाइंट की बात करें तो क्लाइंट को आप डेफ़िनेटली हमें 2 ऑप्शंस तो देने ही होते हैं। बहुत ज़्यादा ये चैलेंज आता है, क्लाइंट नहीं समझ पाता कि क्योंकि अ, एक बात और भी है कि हम क्रिएटिव हैं, क्लाइंट क्रिएटिव नहीं है। ठीक है, क्लाइंट क्रिएटिव नहीं है तो वो कई बार नहीं नहीं समझता, तो उसको कई बार समझाना भी पड़ता है, जो आप वर्बली भी समझा सकते हैं, कई बार आप वर्बली समझे, कई बार वो नहीं मानता है। तो आप भैया आप 2 ऑप्शंस उसके सामने रखिए, भैया आप जैसा आप चाहते हैं और जैसा कि मैं चाहता हूँ कि ऐसा चलेगा, तो बाकी बिल्कुल आपकी ठीक। किस्मत वो क्या चुनता ये भी बात बिल्कुल सही है। है। पर जैसा आपने एक बात कही कि हम क्रिएटिव हैं, क्लाइंट क्रिएटिव नहीं, पर कई बार ये चैलेंज भी आता है कि सामने वाला तो ये मान कर के बैठा है कि वो क्रिएटिव है। ये सबसे बड़ा चैलेंज। वो कई बार बड़ा पेनफुल हो जाता है, मुझे ऐसा लगता यस, यस, है। यस। कनेक्ट हो गया, फ़ॉर्मूला हो गया, और क्या ऐसी चीज़ होती है राइटिंग में जिस बात का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है? हाँ, टाइमलाइन। टाइमलाइन कि इतने समय के अंदर ही आपको क्रिएटिविटी परोसनी है, इतने समय के अंदर ही आपको एन नंबर्स ऑफ क्रिएटिव लिख करके देने ही हैं। वो उसका पेन और उसके तरीके सॉल्यूशन। करेक्ट। अब जैसे कि बात करें किसी को डॉक्टर बनना है, तो डेफ़िनेटली वो अ, मेडिकल की पढ़ाई करता है, ठीक है? किसी को इंजीनियर बनना है, तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है। मोस्टली क्या प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार लोग ये नहीं समझ पाते हैं, कई बार लोगों को ये समझ में नहीं आता है, राइटिंग के लिए भी आपको एक प्रोसेस से गुज़रना होता है, वो भी अपने आप में एक प्रोफ़ेशनल है। हालाँकि बहुत एक्सेप्टेंस बहुत उसकी बहुत कम है। राइटिंग हो, एक्टिंग हो, आपकी इवन पेंटिंग हो या एनीथिंग कुछ भी क्रिएटिव है, उसका भी एक 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 प्रोसेस से तो आपको गुज़रना होता है, जहाँ पर आप बहुत किताबें पढ़ते हैं, जहाँ पे आप सीखते हैं, जहाँ पे वर्कशॉप्स लेते हैं, जहाँ पे कई लोग इसकी प्रोफ़ेशनल पढ़ाई भी करते हैं, ठीक है ना? तो ये सब चीज़ें जो हैं, वो आपको धीरे-धीरे आपका जो स्किल है आप जितना ज़्यादा उसको निखारते जाते हैं, जितना ज़्यादा पढ़ते जाते हैं, जितना ज़्यादा सीखते जाते हैं, तो उससे आता जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग कई बार आपको पता है मतलब राइटिंग तो फिर भी बहुत एक बात की बात है। जिसको आरजे जिसको आरजे बनना है या जिसको रेडियो पे बोलना है, उसे लगता है कि बस बोलना आता है तो मतलब सिर्फ़ आरजे आप बन आरजे का काम सिर्फ बोलना होता है। जैसे मैं बचपन में ना सोचता था कि फौजी तो बस बंदूक चलाता है। जिसको बंदूक चलाना आता है, वो फौजी है। आपको बंदूक ही तो चल बंदूक लेकिन हमें पता है उसका एक प्रोसेस उसका कितना कठिन प्रोसेस है और इसके अलावा भी कितना कुछ करना होता है। वो एक आप हमको धीरे-धीरे समझ में आता है। तो इसी तरीके से इसका भी राइटिंग का भी एक प्रोसेस है, स्किल है जिसको आप धीरे-धीरे फाइन करते जाते हैं, बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखते हैं रिलेटेड आपके आर्ट के रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ते हैं और धीरे-धीरे आपको ये स्किल डेवलप आ जाती है और सीखना तो एक रेगुलर प्रोसेस है, तो आप सीखते रहते हैं। मतलब लिखने का बेस भी पढ़ना ही है। या डेफ़िनिटली पढ़ना तो मतलब है ही और मतलब वही बात जो मैंने पहले कही थी कि तानसेन बनना है तो तानसेन बनना बहुत ज़रूरी है। सही ऐसा बात नहीं कि है। आप बहुत धुरंधर होना आपको बहुत ज़रूरी है कि आप हिंदी के धुरंधर हो, कि आप इंग्लिश के बहुत बड़े धुरंधर हो।
सिर्फ पढ़ने का मतलब ये भी नहीं होता है, क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ, देखिए राइटिंग, मेरा मानना है राइटिंग एक टूल है, जस्ट वो एक टूल है आपकी सोच को ले जाने का, आपके इमोशंस को ले जाने के, जहां आप पहुंचाना चाहते हो, आपकी कहानी को कहने का, आप जो कहना चाहते हो उसका एक जरिया मात्र है, जो अ, जो राइटिंग है, ठीक है। लेकिन राइटिंग से पहले की प्रोसेस जो होती है, वो होती है आपकी इमेजिनेशन। एक ये वर्ड शायद बहुत पहले रह गया, ऑब्जर्वेशन आ गया था। इमेजिनेशन भी आपकी बहुत ज़रूरी है, और इमेजिनेशन का सिर्फ मुझे लगता है कि एक जो बेस है वो रीडिंग से बड़ा बेस कोई नहीं है। क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे कि मैं आपसे कहूँ, रीडिंग या कहानियाँ सुनाना या रीडिंग जो भी है, कि एक राक्षस था, उसके बड़े-बड़े कान थे, उसके 2 सींग थे, उसकी आँखें इतनी बड़ी थीं कि वो ऐसा हो जाता, उसकी नाक इतनी बड़ी थी। तो जब हम ये बोल रहे होते हैं, जब हम ये पढ़ रहे होते हैं, उसका इमेजिनेशन हम कर रहे होते हैं या सामने वाले को हम करवा रहे हैं। अपार्ट अगर हम सिर्फ़ ये वीडियो में देख लें तो हमने देखा, अच्छा ऐसा है क्या? हमारा तो कुछ इमेजिनेशन तो कुछ हुआ ही नहीं। हमारे दिमाग ने काम तो किया ही नहीं। हमारी सोचने का मतलब समझिए चाबी तो घूमी नहीं। तो इसलिए बुक रीडिंग का एक लैंग्वेज सीखने के साथ-साथ, हमारी स्किल की सीखने के साथ-साथ, हमारा जो इमेजिनेशन पावर है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी क्रिएटिव फील्ड में, भले आप एक्टर हो, भले आप सिंगर हो, स्पेशली राइटिंग में तो आपका इमेजिनेशन होना बहुत ज़रूरी, नहीं तो वही होगा, संता-बंता वाले ही जोक आते रहते हैं। अगर इमेजिनेशन नहीं होगी, तो संता-बंता वाले जोक आते रहेंगे, शर्मा-वर्मा वाले एडवर्टाइज़मेंट आते रहेंगे, सिर्फ वही तो रह जाएगा। तो इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि सिर्फ मतलब जो बहुत जिसका सबसे बड़ा बेस रीडिंग है या कहानियाँ राइट, सुनना है, राइट। तो इसलिए बहुत यानी सृजन का बेस राइटिंग और राइटिंग का बेस रीडिंग। कितना अच्छा सर्कल है ये, सुंदर राइट, सा। राइट, रीडिंग है तो राइटिंग है, रीडिंग है तो स्पीकिंग है, जिसे पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है। राइट। रीडिंग है तो सृजन है, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट एजुकेशन, इट्स अबाउट लर्निंग। यस, बेसिकली यस, यस। हम क्रिएटिव लोग जनरली, जैसे आपने भी कहा कि अलजेब्रा ज़रूरी नहीं है कि पढ़ बैठ कर के पढ़ें, और वो कहीं न कहीं जैसे मैं कुछ दिनों से अपने रेडियो जॉकी दोस्तों या रेडियो के दोस्तों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो सब में एक कॉमन बात निकल रही है, मैथ से सभी घबराते थे। ये बड़ा कॉमन एक निकलेगा, हाँ, ये बड़ा कॉमन है। बहुत। पता नहीं क्यों, शायद क्रिएटिव माइंड कैलकुलेशन से डरता है। मेबी हो सकता है। तो प्रैक्टिकैलिटी, मतलब शायद मुझे, मतलब ये भी मतलब जस्ट एक इमेजिनेशन है मेरी, ये वो है, या सोचे शायद हम इमेजिनेशन में ज़्यादा रहते हैं, तो रियलिटी जो होते हैं, जैसे मेरा कैलकुलेशंस सवाल, हो गया, मेरा जो डायरेक्शंस हो गए, तो इसमें थोड़ा-सा वीक हो जाते हैं। मेरा यही तो सवाल था कि बेसिकली एक क्रिएटिव आदमी अपने आप को मूडी भी कहता है। ज़्यादातर करके वो टाइम लिमिट्स में बंधना नहीं चाहता। ना वो क्रिएटिव दायरों में भी बंधना चाहता, अननोइंगली बंधे तो बात अलग है। ना वो टाइम लिमिट में बंधना चाहता, ना वो किसी दायरे में बंधना चाहता। मगर जब आप प्रोफेशनल फील्ड में एज़ अ प्रोफेशनल परफॉर्म करते हो, तो आपको विद इन द टाइम लिमिट आपको परफॉर्म करके देना होता है, प्रोडक्टिविटी देनी होती है। एंड इट इज़, मतलब ये बड़ा चैलेंज होता है एक क्रिएटिव आदमी के लिए कि उस टाइम टाइम लिमिट के दौरान ही वो अपनी प्रोडक्टिविटी थ्रो करता रहे, मतलब वो निकालता रहे, वो प्रोडक्टिविटी निकालता रहे, क्योंकि यहाँ भी कैलकुलेशन है बहुत बड़ा। आपने एक दिन में कितने क्रिएटिव लिखे, आपने एक दिन में कितने क्रिएटिव प्रोड्यूस किए। वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अ, बहरहाल इमेजिनेशन बड़ा अच्छा पॉइंट निकल करके आया, और इमेजिनेशन का बेस रीडिंग निकल करके आया। तो रीडिंग, इट्स बेसिकली नॉट अबाउट द एजुकेशन, इट्स अबाउट लर्निंग। और लर्निंग यस। किसी भी पॉइंट पर नहीं रुकती है। मुझे लगता है कि कई सारे हम लोग कई बार मजाक में ये बात भी कहते हैं ना, अरे यार इतना पढ़ा लिखा होता तो यहाँ थोड़ी होता, या यहाँ थोड़ी काम कर रहा होता। कई बार हम इस जुमले का इस्तेमाल करते हैं, मगर आप जिस भी फील्ड में पहुंच गए हैं, और भले ही इस जुमले का इस्तेमाल कर रहे हैं, या मैं हूं, कोई भी हम में से कोई भी हो, वो लर्निंग कभी रुकती नहीं है। मतलब मुझे आज, मैं भी आज समझता हूँ, आज से 15 साल पहले जो रेडियो हुआ करता था, आज 15 साल बाद वो एंटायरली डिफरेंट हो गया है। उसका प्रारूप, स्वरूप करेक्ट, बहुत कुछ बदल गया है। करेक्ट।
तय बात है कि बेसिक्स नहीं बदलते, दोज बेसिक्स विल रिमेन द सेम, बट एट द सेम टाइम प्रेजेंटेशन इज एंटायरली चेंज्ड। तो वो है। तो आई गेस 10-12 साल तो हो गए आपको भी इंडस्ट्री में काम मुझे, करते करते। हाँ, मुझे ऑफिशियली 11 से 11 हो गए हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं आज भी उस संगम को जब देखता हूँ, मैं याद करता हूँ, तो एक तो नाम ही बड़ा अच्छा है, सुंदर है, स्पिरिचुअली भी बहुत सुंदर है, और वैसे भी बड़ा सुंदर है, कॉन्फ्लुएंस, संगम। तो ये नाम कैसे निकल कर के आया संगम? सी बेसिकली व्हाट हैपेंस कि कई बार हम जो सवाल हमारे मन में जो सवाल रहते हैं कि हम कैसे रेडियो जॉइन करें, या कैसे हम क्रिएटिव राइटिंग शुरू करें, या कैसे हम कमर्शियल राइटिंग शुरू करें, प्रोफेशनल राइटिंग शुरू करें, या कहाँ से शुरुआत करें। बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ये इस जर्नी से, इन सब की कहानी से, इन सब की स्टोरी से वो सारे पॉइंट्स निकल करके आएंगे। सी संगम को ही देख लीजिए, नरसिंहगढ़ एक छोटा सा प्लेस, और उस छोटे से प्लेस से जब वो ग्वालियर आए, रेडियो से उनका मतलब रेडियो से एक्सप्लोर हुए, जब उन्होंने रेडियो सुना, उन्होंने कहा अरे वाह यार, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पर क्रिएटिविटी को बातों के ज़रिए रखा जा सकता है। ही गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। मुझे याद है संगम मुझे कॉल किया करते थे जब मैं शो किया करता था रेडियो में, तो हर रोज़ संगम का कॉल आया करता था, फिर हम बातों-बातों में बात हुई, फिर जैसे उनको ग्वालियर के एक स्टेशन में उन्होंने चांस लिया, भले ही वो रेडियो जॉकी का ऑडिशन था, बट ही अटेम्प्ट तो किया ना, सबसे बड़ी बात है। करना बहुत ज़रूरी है। कई बार अ, हम लोग हिम्मत के चलते भी नहीं करते। अगर आप कृति की कहानी देखेंगे, तो कृति की कहानी में गलत डायरेक्शन है। संगम से बात करने का इरादा सिर्फ़ इतना सा है कि संगम भी उसी एज में थे जब रेडियो उन्होंने जॉइन किया, जब क्रिएटिविटी की फ़ील्ड जॉइन की। और अगर आपने नोटिस किया हो, तो मैंने एक ही बात पर स्ट्रेस दिया है कि संगम ने कभी लिमिट नहीं किया अपने सोच के दायरों को। सलाह तो हर एक ने अपने-अपने तरीके से दी ही होगी ना। हो सकता है जैसे घरवालों ने भी कहा कि इसे तो अलजेब्रा पढ़ना चाहिए, मगर बिल्कुल। अलजेब्रा पढ़ने की बजाय वो उन्होंने पोएट्री को थामे रखा, क्रिएटिव फील्ड में आज़माने की पूरी कोशिश की। तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू ऑब्ज़र्व। बस यही एक इरादा है, यही एक आपकी नियत। आपकी उससे मुझे एक किस्सा याद आ गया। हाँ, मैं एक जगह इंटरव्यू मेरा होना था, ओके? मतलब फिक्स हो गया था इंटरव्यू। वहाँ के एचआर ने कहा कि आप ग्वालियर हैं, तो आप ग्वालियर में इस व्यक्ति से मिल लीजिए। तो आप अपना इंटरव्यू दे दीजिए एज़ अ राइटर। मैं गया, तो उन्होंने मुझको पास में बिठाया और फिर उन्होंने कहा, "अच्छा संगम गुप्ता।" उन्होंने कहा, "यार कहाँ लगे हो ये राइटिंग-वाइटिंग में? कुछ आप किराना दुकान खोलिए, ओह हो! आप और या कोई बिज़नेस शुरू कीजिए। मैं तो कहता हूँ आपने बीकॉम किया है, आप आगे सीए की तैयारी कीजिए।" हुँ, तो ये तो होता है, आपको आपको सलाह तो मिलेंगी ही, मतलब आपको 10 100 तरह के लोग 100 तरह की सलाह देंगे। और ये लेकिन कितनी वही हतोत्साहित करने वाली बात है। मुझे लगता है वो कृति की कहानी में भी यही है कि ऐसे थोड़ी लिखाना होता है, ज़िंदगी में दर्द महसूस करना होता है। हाँ, ऐसा ये ये एक बड़ा ऐसी खटका क्रिएटिविटी ऊपर वाला हमें देगा ही क्यों जिसमें दर्द है जीवन में। राइट, 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 तो करेक्ट है। ऐसे सलाहें देने वाले आपको जैसे संगम को भी मिले, मुझे लगता है डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। वो आपको हर स्टेप पर हतोत्साहित करने वाले लोग भी मिलेंगे, और अलग-अलग अपनी तरह, क्योंकि देखिए ज़ुबान दी है तो हिलाना तो आसान है। किस किस नाना तरह से पाटेकर हम बोलता है ना क्रांतिवीर में, मुँह दिया लगे बोलने। अरे मुझे याद आ गया, ये तो संगम का फ़ेवरेट डायलॉग हुआ था। हुआ होता था एक समय में। वाह! हाँ, तो संगम मैं चार्जिंग पर चले गए थे, मैंने कुछ पूछा था। हाँ, एक बार फिर से आप मैं भी तो भूल गया बातों-बातों में। हाँ, क्या संगम था? नाम कैसे आया? संगम नाम कैसे आया? ये तो नाम के फंडे पे तो मेरा भी एक बड़ी फिलॉसफी कह लीजिए या एक बड़ा नाराज़गी है हुँ, कि नाम आदमी के काम से पहले पैदा होते ही रख दिया जाता है और उसका रिज़ल्ट नाम का बाद में कैसा निकलता है ये आपको पता नहीं होता है, ठीक है ना?
तो नाम तो बस आप समझ लीजिए, पिताजी को नाम पसंद था शायद, मतलब पता नहीं कितना सच है कितना झूठ है, पिताजी ने तो कभी बताया हाँ, नहीं। लोग बताते हाँ। हैं कि पिताजी को संगम मूवी बड़ी पसंद थी, अच्छा, संगम मूवी के फैन थे। बोल राधा बोल तो संगम होगा कि नहीं। मैंने भगवान से शुक्र किया कि अच्छा लावारिस मूवी पसंद नहीं थी हमारे पिताजी को। हीरा नाम ये होता फिर तो आपका, हीरा। मतलब अमिताभ बच्चन, वो बिल्कुल सही। ये तो अच्छी बात है, मुझे याद है बहुत अच्छे से अमिताभ बच्चन साहब की फ़िल्मों के नाम। उसमें हीरा नाम था उसका। तो देखिए आपको पता है स्पिरिचुअलिटी में संगम युग पे हीरा ही बनते हैं, हीरा हीरा। इस हीरा ठाकुर। कॉन्फ्रेंस एज इस कॉन्फ्रेंस एज में हाँ। हीरा ही तुल्य जन्म ही है। एनीवेज़ संगम नाम तो अच्छी बात है। थोड़ा-सा आपने इशारा भी किया कि अलजेब्रा पढ़ने की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी घरवालों की। फिर जब क्रिएटिव फील्ड में आए तो विरोध नहीं हुआ? उम, इसकी मतलब 2 चीज़ें हैं। हुँ, इसमें मामले में फॉर्च्यूनेट भी हूँ कहेंगे या अनफॉर्च्यूनेट कहेंगे, या कुछ मैं फॉर्च्यूनेट कहूँगा इस बात को लेके, कि घर में एज़ सच कुछ बहुत बहुत पैसा नहीं था, या कह लीजिए, या हाँ, जो कह लीजिए कि मतलब अगर मैं सीए आगे बहुत हायर स्टडीज़ भी अगर मैं करता, तो पता ही नहीं कितना, मतलब पेरेंट्स को भी कहाँ नहीं तक पता जाते, कहाँ तक कितना बढ़ते, मैं समझ गया। फाइनेंशियली कितना सपोर्ट होगा, नहीं होगा। ठीक है, मेरे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से ही मैं फील्ड में आ गया था, तो और हुँ, थोड़ा बहुत कमाने लगा था। तो होता था, बट बहुत ज़्यादा नहीं होता था, बल्कि मैं कहूँगा पेरेंट्स से ज़्यादा एक्चुअल में जो और लोग होते हैं, हाँ, वो 4 लोग, वो 4 लोग हाँ, वो लोगों का ज़्यादा इफ़ेक्ट बड़ा असर बहुत पड़ता है। ज़्यादा करते हैं। तो मैं वही कह रहा था, जब ज़्यादातर तो आप, वही डिसाइड कर देते हैं हमारी लाइफ़। हाँ, वो डिसाइड कर देते हैं और वो पूरा अपना अब अधिकार समझते हैं। और वो कभी संतुष्ट नहीं होते यार। नहीं होते, मैं वही कह रहा था कि उनको तो आप अच्छा करोगे तो बुरा कहना है, जिसको बुरा कहना है, और आप जब बुरा करोगे तो फिर तो वो कह दिया। तो वही फ़ॉर्मूला है, 2 कान दिए हैं भगवान ने। पर सुनो सबकी, करो मन की। बस वही है, बस आपको आपको पता होना चाहिए कि आप सही हैं, आप सही पाथ पर हैं। हाँ, गाइड अच्छा मिलता रहे। जैसे कि मुझे बहुत, जैसे मुझे लोग 8th 9th से ही अपने यहाँ कल्चर है ना, क्या बनोगे मुन्ना बड़े होके? वो वाला कल्चर बहुत है। तो जैसे मुझे 10th में मुझे नहीं पता था मैं क्या बनूँगा। हुँ, उस दौरान म्यूज़िक पैशन था, लेकिन वो पैशन के तौर पर ही था। आज के समय में बहुत हाल उसको क्या करेंगे वो पता चल जाता है, उस समय में ठीक। लेकिन मुझे ये ज़रूर पता था कि मैं क्या छोड़ूँगा। मुझे 10th के बाद मैथ्स नहीं चाहिए थी, ये जैसे मुझे ये पता था। बहुत खूब, तो बहुत सुंदर। तो आप बस आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको अपने अंदर एटलीस्ट कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो वाह! फिर आप जवाब दे सकते हैं, या आप खड़े हो सकते हैं अपने लिए। राइट, राइट, राइट। संगम बहुत कम उम्र में इस क्रिएटिव फील्ड में आना हो गया, बड़े कम लोग ऐसे होते हैं। मैं समझता हूँ सफलता की सबसे सुंदर परिभाषा जो है वो ये है कि आप अपने पसंद का काम कर रहे हो। राइट, इससे राइट, ज़्यादा इससे ज़्यादा सफलता की कोई और परिभाषा, हालाँकि बुद्धिजीवी कहते हैं कि सफलता की हर एक की अपनी डेफ़िनेशन होती है। पर मुझे लगता है कि मैंने जो सोचा या जिस गोल को मैं सोच सोच के चलता हूँ कि मैं ये काम करना चाहता हूँ और मेरा ये लक्ष्य है इस काम को करते हुए, इस लक्ष्य पर पहुँचना। क्योंकि बिना लक्ष्य के तो पहुँच भी नहीं पाते। तो अपनी पसंद का काम करना और अपने तरीके से लक्ष्य डिसाइड करते हुए वहाँ पर पहुँचना ही सबसे पसंद का काम है। हमारे देश में टीचर्स क्यों एक समय में बिना सैलरी लिए भी बड़े खुश थे? क्योंकि वो अपनी पसंद का यस, काम करते थे। पसंद का काम। राइट है, राइट है। और उन संतुष्ट टीचर्स ने बहुत सारे बच्चों का भविष्य बना दिया। राइट, राइट, राइट। इवन इवन कई डॉक्टर्स जो हैं, मैं बहुत देखता हूँ डॉक्टर्स कई गाँवों में जाके, मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल्स देख रहा था कि वो गाँव में जाके विदाउट बहुत ज़्यादा पे, या वो जाके इलाज करते हैं घर से, राइट,
बहुत इंटर्न में जाके इलाज करते हैं जाके। और इसका ये भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपने जीवन में सोना, खाना-पीना और ये सब काट दें तो मुश्किल 10-12 घंटे हमारे पास बचते हैं। बिल्कुल वो 10 सही। घंटे आपके जॉब ले लेता है, ठीक है? तो और वो जॉब अगर आप पसंद का कर रहे हैं काम, जॉब के लिए काम, तो देन तो है, उसमें भी वो जो बचे हुए 10 घंटे भी अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जो आप नहीं करना चाहते, देन उसको हर अलग-अलग तरह से हैंडल करता है। कई कई लोग नियति मान लेते हैं, कई लोग डिप्रेशन भी आ जाता है। तो अलग-अलग है डेफ़िनेटली कई लोग बहुत खुशी-खुशी भी करते हैं। बट ये अच्छी बात है कि आपका जो बचा हुआ काम अगर आप अपने मनपसंद का कर रहे हैं, घर लौट के अगर आपको थकान नहीं हो रही है। यही होता है पसंद का काम करना। और बाकी थोड़ा बहुत तो देखिए, कई बार ऐसा भी रहता है कि कुछ चीज़ें आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं वर्क प्लेस पर। हर तरह का माहौल होता है, लोग मिलते हैं, राइटिंग में भी एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। बट ओवरऑल अगर आप 60-70% भी आप उसी फील्ड में हो जिस जो आपने सोचा था, जो आप कर रहे हो, ये सबसे बड़ा सेटिस्फैक्टरी पॉइंट होता है। और सवाल मेरा यही था कि बहुत छोटे से समय से जो सोचा था, जिस फील्ड में चाहते थे, उस फील्ड में आ गए। बेसिकली कि मैं जानता हूँ कि आप वही व्यक्ति हो कि हर रोज़ अपना बेटर वर्ज़न क्रिएट करने की कोशिश करते हो। आज जो हो, वो कल और उससे बेहतर होना है। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि एक राइटर रीडिंग करने के साथ, इमेजिनेशन करने के साथ, उसकी अपनी एक विचारधारा को लेकर के चलता है। दायरों में नहीं बंधे होने के बावजूद भी, अपनी क्रिएटिविटी को बहुत विस्तार देने के बावजूद भी, एक थॉट प्रोसेस होती है एक इंसान की, जिसे वो लेकर के चलता है। और वो जैसे 10वीं के बाद आपको पता था कि आपको क्या छोड़ना है, कौन से सब्जेक्ट्स ड्रॉप करने हैं। तो सिमिलरली इंसान को ये भी पता होता है, शायद कहीं न कहीं उसके कोने में, अंतर्मन में छुपा हुआ होता है कि मैं जब जाऊँगा, या मैं अपने काम से ये कंट्रीब्यूट करके देना चाहता हूँ, या मैं ये थॉट प्रोसेस अ, शेयर करना चाहता हूँ। लोग प्रभावित हों, ना हों, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं ये एक विचार छोड़ कर के जाऊँ। ऐसा कोई विचार है जो एज़ अ राइटर, एज़ अ थिंकर मन में आता हो? हाँ, मतलब बीइंग अ राइटर या मतलब मैं तो ऐसा कहूँगा कि इंसान होने के नाते भी अगर आप ज़िंदा हैं तो उसके नाते भी थोड़ा बहुत आपके आपकी सोसाइटी के प्रति आपका थोड़ी ज़िम्मेदारी कह लीजिए, अ, ज़िम्मेदारी का नाम दे सकते हैं उसको, या आपको कुछ हल्का-सा रेबेल तो आपको होना ही चाहिए, जो हाँ, समाज में जो कहीं होना चाहिए, जो हो रहा है उसके प्रति। हाँ। तो यस, मुझे अगर मैं एक पर्टिकुलर, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन पर्टिकुलर जो मुझे अ, एक अगर मैं थॉट लूँगा, तो मुझे बच्चों को लेके मुझे जैसे अ, हम फॉर्च्यूनेट हैं कि हम जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं, ठीक है। बट मैं मानता हूँ अभी भी मैक्सिमम लोग जो हैं, जो बच्चे हैं, वो नहीं कर पाते आगे जाके, जो वो एक्चुअल में कभी करना चाहते थे या करना चाहते हैं। हाँ, तो मैं उन पेरेंट्स को अ, वो कहना चाहूँगा, या उन पेरेंट्स के लिए कहना चाहूँगा कि वो ना होने दें। एक एक मैं हमेशा कहता हूँ कि हम सोचते हैं कि हम भगवान से कहते हैं हमें काश 2 लाइफ मिलती। हमें एक ही ज़िंदगी मिलती है, लेकिन हमें मिलती है। अगर आप पेरेंट बनते हैं, तो मुझे ये मेरा मानना है कि हमें दूसरी लाइफ भी मिलती है, जो अ, जो हम करना चाहते थे या जो नहीं कर पाए या अपने मन का नहीं कर पाए, वो हम एटलीस्ट अपने पेरेंट जो बच्चे हैं, उनको वो करने दे के, जो वो हुँ। करना चाहते हैं, हम वो लाइफ फिर जी सकते हैं। अब इसका मतलब भी लोग गलत निकाल लेते हैं। मैं कभी बचपन में सिंगर बनना चाहता था, तो मैं अपने बेटे को भी सिंगर बनाऊँगा, नहीं, ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप बचपन में जो खुद करना चाहते थे, वो आगे जाके भी जो करना चाहते नहीं कर पाए। अब जो आपका बच्चा करना चाहता है, उसे करने दें। हाँ, इसका ख़ैर, मतलब हाँ,
मैं पूछना भी, मेरे पूछने के पीछे उसका ऑब्जेक्ट बड़ा अच्छा थॉट है। सबसे पहली बात तो ये है, दिस इज़ फॉर श्योर कि ये थॉट कम्युनिकेट होना चाहिए, एंड थ्रू द रेडियो कैंपेन्स मतलब टाइम टू टाइम वी हैव ट्राइड टू कम्युनिकेट दिस थॉट। रेडियो में एक बड़ी अच्छी खूबी होती है कि हम चिल्ड्रंस डे पर, पेरेंट्स डे पर इस तरह के थॉट्स जो हैं वो कम्युनिकेट कर देते हैं। पर अब मैं थोड़ा-सा पर्सनल साइड पर जाता हूँ कि एक राइटर जो है वो बुक भी लिखता है, पोएट्री भी लिखता है, तो संगम की बुक कब आ रही है? मैं उस पे अभी काम कर रहा हूँ और आपने ही एक बार मुझसे कहा था कि मैं देखना चाहूँगा ऐसी बुक जिस पे मेरा नाम लिखा हो। डेफ़िनिटली मैं काम कर रहा हूँ, धीरे-धीरे क्योंकि मैं ऐसा कोई फ़ोर्स्ड मेरी मतलब राइटिंग में भी आप मैं बहुत ज़्यादा फ़ोर्स्ड यूज़ नहीं करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा तो मैं टाइम लगेगा बट होपफुली अ, टाइमलाइन तो सेट होगी ना? टाइम लगेगा, टाइमलाइन ठीक है। सेट है। हाँ, टाइमलाइन सेट करता हूँ, फिर धीरे-धीरे वो बढ़ जाती है हर उस टाइमलाइन के बाद। बट इस बार थोड़ी टाइट टाइमलाइन है, होपफुली हाँ, इस ईयर तक मैं अपने अपने लेवल पे उसे लिख लूँगा। वेरी नाइस, फिर वेरी नाइस। आई गेस मैंने कुछ चंद उसके कुछ अ, चंद लाइन्स या चंद पन्ने आपको भेजे भी थे शुरुआत में। हाँ, मुझे याद है। मैं तो देखो, मुझे तो पता ही है, पर जो हमारे साथी हैं, वो भी तो सुनें। तो हाँ, तो काम चल रहा है, हाँ, जल्दी आ यस जाएगी। फिर संगम कार्य की बुक लेगा प्रगति पर कौन? फिर संगम की बुक लेगा कौन, पता नहीं चलेगा तो। कार्य प्रगति पर। तो संगम ब्लॉग्स लिखते हो आप? नहीं, ब्लॉग्स में अभी मैं ट्राई नहीं नहीं किया ट्राई बट किया। आप मत कभी जो जो पसंद आता है वो फ़ेसबुक पे लिख देता हूँ। हाँ, वही मैं कह रहा था, कभी-कभी मैंने फ़ेसबुक पर तो ज़रूर पढ़े हैं थॉट्स, और बड़े हाँ, विद्रोही क्रांतिकारी विचार होते हैं, वो मुझे अच्छा लगता है उसे पढ़ कर के। हाँ, मतलब मेरा मानना है कि हर एक एक कलाकार को थोड़ा विद्रोही होना हो तो होता ही है आई गेस कहीं न कहीं वो उसको अ, कुछ बुरा क्योंकि इमोशन एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आप हर कलाकार में होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे आस-पास तो इतना कुछ होता है अगर आपको उसको देख के एट लीस्ट कुछ एक लिख देना उस पर कुछ, वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है या एक कॉन्ट्रिब्यूशन कह सकते हैं। तो मैं एज़ सच ब्लॉग नहीं लिखता क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अ, चीज़ें नहीं यूज़ कर पाता टेक्नोलॉजी की चीज़ें कह लीजिए या बहुत कह लीजिए। तो हाँ, फ़ेसबुक एक है जिसमें मैं कंटिन्यू रहता हूँ। हाँ। मैं फ़ेसबुक पे एक लिखता रहता हूँ, मेरे बहुत सारे जो दोस्त वगैरह हैं वो भी वहीं हैं, तो मैं सोचता हूँ कि सब जब पढ़ने वाले और सब वहाँ हैं, तो हुँ, वहीं लिख देता हूँ। और जैसा मैंने बिल्कुल। अपनी पोएट्री में लिखा, मैं रोज़ नहीं लिखता हूँ, हाँ। मैं रोज़ नहीं लिखता हूँ। वो तो तो बड़ी अच्छी, एक बार फिर से सुना दो ना वो पोएट्री, बड़ी सुंदर है। मैं एक्चुअल में ना मैं मेरे संग एक और बड़ी दिक्कत है कि मैं मतलब याद नहीं रख पाता हूँ अपनी खुद का हाँ, हाँ, लिखा वो बहुत ज़्यादा। कोई बात नहीं, वो चलता है। तो मुझे एक बार वो ओपन करनी होगी। मुझे एक रोज़ इतना सृजन हो रहा है, तो कहाँ वो एक ये भी निकल गया तो कहाँ याद रहेगा वो। आराम से खोल लो, आराम से बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ लिखना ज़रूरी है क्या? रोज़ लिखना ज़रूरी है क्या? लिखना भला कोई मज़दूरी है क्या? दिल पे लगे तब कुछ लिखें, वरना लिखना कोई जी हुज़ूरी है क्या? वाह! मैंने देखा है अक्सर तुम्हें खाली आसमान में तारे गिनते। आहा! मैंने देखा है अक्सर तुम्हें खाली आसमान में तारे गिनते, तुम्हारे दिल में भी कोई ख्वाहिश अधूरी है क्या? मैंने देखा है अक्सर तुम्हें खाली आसमान में तारे गिनते, तुम्हारे दिल में भी कोई ख्वाहिश अधूरी है क्या? तुम्हारी और उसकी उँगलियों की लकीरें एक जैसी हैं, मजबूरी में लिखना तुम्हारी भी मजबूरी है। दिख जाते हो आजकल हर महफ़िल में, दिख आहा! जाते हो आजकल हर महफ़िल में, तुमसे तुम्हारी आजकल दूरी है क्या? दिख जाते हो आजकल हर महफ़िल में, तुमसे तुम्हारी आजकल दूरी है क्या? माना मेरे लिखने से कुछ होता नहीं, माना मेरे लिखने से कुछ होता नहीं, पर जनाब हर बात से कुछ ना कुछ हो ये ज़रूरी है क्या? वाह! बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत थैंक यू। सुंदर। कितने अच्छे थॉट्स हैं, और तो मतलब देखो, वही मैंने कहा ना, क्रांतिकारी विचार होते हैं, इसमें भी क्रांति ही है। हाँ, वही आज है। कुछ लिखा क्या? एक्चुअली मेरा मेरा मैं बहुत लोगों को बहुत तरीके से लिखते देखता हूँ, लिखते देखता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब वो अलग हैं
और लिखते बिल्कुल अलग है उससे बहुत करते। तो मेरा ये मतलब ये मेरा अपना-अपना सबका स्टाइल होता है। तो मेरा मानना ये है कि मैं जिस भाषा में बात नहीं करता, मैं हाँ, जिस भाषा में सोचता नहीं हूँ, हाँ, मैं उस भाषा में लिख नहीं पाता। तो हाँ। आपको तो मेरी हो सकता है कई लेवल पे आके मतलब आप भाषा को अगर तोलें, आप अगर उसमें पोएट्री में क्या होना चाहिए, वो सब ढूँढें एक, तो हुँ, वो शायद ना मिले। बट मेरा ये मानना है कि मैं जिस भाषा में मैं बात करता हूँ, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, वैसे ही मेरी पोएट्री भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। संगम, इन दिनों ना एक बड़ा सुंदर सा कॉन्सेप्ट चल रहा है पॉडकास्ट का। हुँ, थोड़ा-सा हम ब्रॉडकास्ट से पॉडकास्ट की ओर मूव कर रहे हैं धीरे-धीरे, धीरे। राइट। ऑडियो मीडियम बना हुआ है, अच्छी बात ये है। और चूँकि मैं इसमें खूबी और एक अच्छाई देखता हूँ। वो ये देखता हूँ कि कई बार हम अपने काम में या किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में कई बार दायरों में बंध जाते हैं और कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर पाते। लाइक आपकी पर्सनल थॉट प्रोसेस अलग हो सकती है और आप अपनी जब प्रोफ़ेशनल राइटिंग करते हैं तो वो अलग हो सकती है। एक राइटर शायद या एक क्योंकि वो एक थिंकर होता है, वो इमेजिनेशन करता है और लिखे हुए का किसी के भी माइंडसेट पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। किसी ने कुछ पढ़ा है, फिर उसमें अपना इमेजिनेशन डाला है और फिर लिखा है, सृजन किया है, तो उसका फ़र्क बड़ा बड़ा पड़ता है। तो लिखना चूँकि ये पीढ़ी शायद पढ़ने से दूर हो रही है, पता नहीं आप इस बात से कितना इत्तेफ़ाक रखते हैं, कितना नहीं, ऑब्ज़र्व करते हैं, कितना नहीं। अ, लेकिन देखना और सुनना आज भी कंटिन्यू है, ये अच्छी बात है। तो जो पॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट जो है, वो जैसे ब्लॉग में हम राइटिंग करते हैं, लिखते हैं, पॉडकास्ट में हम अपनी बात को ही एक्सप्रेस करते हैं, अपने थॉट्स को ही एक्सप्रेस करते हैं। और जो हम सोचते हैं, जैसे आपका एक थॉट है ना? जैसे कई बार मैं फ़ेसबुक वॉल पर आपकी पढ़ता हूँ, वो जो थॉट्स होते हैं, उन थॉट्स को ही पॉडकास्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करने का एक बड़ा अच्छा माध्यम है। पहली तो मैं ये बात चाहूँगा कि आप जैसा एक व्यक्ति जो सृजन की फ़ील्ड में है, क्रिएटिविटी की फ़ील्ड में है, आप भी अपना एक पॉडकास्ट ज़रूर शुरू करें। और चूँकि आप इस फ़ील्ड से हो ही, आप पॉडकास्ट को किस तरह से देखते हो या आपके मन में उसकी इमेजिनेशन क्या है? फ्यूचर क्या है? डेफ़िनिटली जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जैसे-जैसे हमारी लाइफ़स्टाइल बढ़ती है, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आते रहते हैं। आज के समय में मतलब थोड़ा जितना लोगों को जितना ईज़िली चीज़ें मिल जाएँ, उतना बहुत आसान होता है। जैसे बुक लेके पढ़ना, ये एक बड़ा बहुतों के लिए मैक्सिमम लोगों के लिए एक बड़ा एक टायरिंग कठिन काम हो गया है। कठिन काम है, बहुत टायरिंग काम है। और दूसरी बात है लाइफ़स्टाइल ऐसी हो गई है कि बहुत बिज़ी हो हो गए हैं लोग। ठीक है, आजकल समय में जो करीबी चीज़ आदमी के लिए हो गई है, वो मोबाइल है, जो उसके पास हमेशा रहता है। तो आई गेस शायद वो कल्चर तभी आया कि पॉडकास्ट में बुक्स को लिया जाए, पॉडकास्ट में जो जो बातें शायद मैं कभी लिख के कहता एज़ अ राइटर, अब मैं उसे पॉडकास्ट के थ्रू कह रहा हूँ। तो इट्स गुड, अच्छी बात है। शायद मैं भी कभी पॉडकास्ट अपना बनाऊँ और वो करूँ। तो बिल्कुल बस मुझे मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो कंटेंट का है वो भरमार बहुत हो गया है। आदमी को चूज़ करने में थोड़ी-सी दिक्कत आने लगी है कि मैं इतने स ज़्यादा हैं। मैं समझता हूँ हमेशा से है हाँ, और जिस तादाद में हम बढ़ गए हैं इस विश्व में, न केवल भारत में, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो कंज़्यूमर्स भी बढ़ेंगे और क्रिएटर्स भी बढ़ेंगे। बट मेरा ऐसा मानना है, योर वाइब्स अट्रैक्ट योर ट्राइब्स। यस, मैं राइट, जो वाह! सोचता हूँ, मेरी जो थॉट प्रोसेस है, मैं जो वाइब्रेट करता हूँ, सिमिलरली मेरे वाइब्रेशन से मैच करने वाले लोग, वो हमेशा मेरे संपर्क में आएँगे। इट्स हुँ, एक देखिए, मैं अक्सर करके आजकल लोग क्रिएटर बनते हैं। वो इंस्टाग्राम पर क्रिएटिविटी करते हैं। अभी टिकटॉक बैन हो गया, लेकिन उस जैसी तमाम एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पर लोग क्रिएटिविटी करते हैं। क्रिएटर बनना एक अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्रिएटर के साथ-साथ वो एक स्टेप ऊपर जाकर के हम उसे कहते हैं इन्फ्लुएंसर बनते हैं। तो इन्फ्लुएंसर बनने का मतलब ये नहीं है कि मेरे हज़ारों फॉलोअर्स हों, लाखों फॉलोअर्स हों, मिलियन फॉलोअर्स हों, तभी मैं इन्फ्लुएंसर बनूँ। अगर मैं अपने आप को इन्फ्लुएंस करता हूँ हर रोज़,
मैं अपने आप से इन्फ्लुएंस हो जाता हूँ और करेक्ट, उसके बाद तब तो मैं किसी और को इन्फ्लुएंस करूँ। और करेक्ट, इन्फ्लुएंस मतलब कोई आपके थॉट प्रोसेस के इन्फ्लुएंस में आ रहा है, वो थॉट प्रोसेस अब किसी भी तरह की हो सकती है और उसके बाद फिर वो उसको अडॉप्ट कर रहा है। तो इट्स नॉट अबाउट द नंबर्स, बेसिकली इट्स अबाउट द क्वालिटी। और औरों के लिए इन्फ्लुएंसर बनने से पहले खुद के लिए इन्फ्लुएंसर बनना बड़ा ज़रूरी है। तो आई थिंक द पीपल हू हैव द काइंड ऑफ गुड थॉट प्रोसेस, ग्रेट थॉट प्रोसेस, रिफाइंड थॉट प्रोसेस, मैं समझता हूँ कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को, स्पेशली टीचर्स हों, ऑथर्स हों, राइटर्स हों, क्रिएटिव लोग हों, कहीं न कहीं उनको, चाहे वीडियो के फील्ड में क्रिएटिविटी करें, चाहे ऑडियो के फील्ड में क्रिएटिविटी करें, पॉडकास्ट करें या फिर वीडियो क्रिएटर बनें या लिख करके अपनी क्रिएटिविटी जाहिर करें, मगर मैं ऐसा समझता हूँ कि करना चाहिए। ऑडियो मीडियम बड़ा प्योर मीडियम है, मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि जैसे हम आंखों के लिए कहते हैं कि वो आत्मा की खिड़कियां होती हैं, अंदर दिख जाता है कि क्या नीयत है। सिमिलरली आपकी आवाज और आपकी बात से भी आपका वजूद, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपकी थॉट प्रोसेस औरों तक पहुंचती है। तो चूंकि कंजम्पशन पॉडकास्ट का बढ़ रहा है धीरे धीरे, मैं ऐसा समझता हूँ, तो कंज्यूम करने वालों को कुछ अच्छा मिले, इस अच्छी नीयत से मैं चाह रहा हूँ कि आपका भी पॉडकास्ट होना चाहिए। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। तो संगम भाई, मैंने जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो आपकी जर्नी की बात थी, वो अभी उसको भी थोड़ा सा वहाँ पे भी ऐसे भी कर लेते हैं, पूरा सर्कल भी पूरा कर लेते हैं। इन दिनों कहाँ हो, क्या चल रहा है? और अभी तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी यस। बता दो। मैं अभी जो है मैं इंदौर में था अब तक तो हुँ, एज़ अ वर्किंग और वही कॉपीराइटिंग हुँ, अ, और अभी फ़िलहाल ग्वालियर में हूँ राइट। अ, और मैं भी वर्क ग्वालियर फ्रॉम में हूँ। होम चल रहा है और अ, होपफुली सब जब जैसे ही ठीक होगा, तो सब अपनी-अपनी जगह पे वापस होंगे। बाकी बहुत ये भी खूब। अच्छा है बाकी ये भी अच्छा है जो चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। जो जो चल रहा है वो अच्छा है और हमें तो अच्छाई ढूँढनी है उसमें। बिल्कुल। एनीवेज़, ऐसी कोई बात जो मैं पूछने से रह गया हूँ या आप एक्सप्रेस करना चाहते हो, यू आर फ्री टू से। बिल्कुल। नहीं मतलब बातें तो ऐसी है कि आपके संग जब भी बैठो तो घंटों निकाल दो तो भी कम है। आपके थैंक यू संग सो जब भी मच। बात करने बैठता हूँ और बस यही है मेरा मानना अगर मैं कहूँ कि अगर राइटर्स के लिए कुछ कहूँ, हाँ, अगर आप ऐसे कह रहे हैं तो मैं बस यही कहूँगा कि पढ़ने की आदत तो एट लीस्ट होनी चाहिए। मैं बस एक एक लास्ट पॉइंट अगर इकलौता पॉइंट अगर मैं कहूँ तो माना कम हो गई है, बहुत कठिन काम है एक बुक पहले तो चुनना, फिर उसको लेके बैठना और जहाँ आपके पास एक मोबाइल भी रखा होगा और आपके पास उस समय डिस्ट्रैक्ट होना आज के समय बहुत आसान है। बट फिर भी अगर अगर राइटिंग की हम बात कर रहे हैं तो रीडिंग की आदत बहुत ग्रेट। मेरा एक एक और सवाल बन जाता है तुरंत यहाँ पर, पहले भी था मेरे ज़हन में मगर वो कहीं मिस हो गया था। अब पढ़ना बहुत ज़रूरी है, मगर एक प्रोफ़ेशनल फ़ील्ड में रहते हुए, जैसा कि आपने दिन भी एक्सप्लेन किया था कि भई 10-12 घंटे तो काम में ही चले जाते हैं, सोना-उठना भी है और बाकी सारे काम भी करने हैं। हाउ डू यू मैनेज रीडिंग? मैं जितना समय मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वही मैं कह रहा हूँ, आप जब फ़ोर्स करके कोई भी चीज़ करते हैं, जब भी फ़ोर्सफुली करेंगे ना, अगर हाँ, मैं ऐसा टारगेट बना लूँगा कि नहीं, मुझे ऐसा आज डेली 2 अ, पढ़ना ही है या नहीं मुझे पढ़ना ही है, तो शायद अ ना हो पॉसिबल। हाँ, लेकिन मुझे जब-जब टाइम मिलता है, जेन्युइनली खुद से सच सच्चाई के साथ हाँ, खुद से सच्चाई के साथ रखता हूँ, क्योंकि जेन्युइनली अगर हम निकालें तो हम भले कहते रहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमारे बहुत सारी जगह हम यूँ ही टाइम गँवा देते हैं जिसका पता भी नहीं चलता। ट्रू, ठीक है ना? है ना? जिसमें सबसे बड़ा अगेन मतलब मैं कोई मतलब ऐसा ज्ञान के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, बट अगेन अ, बहुत सारे गैजेट्स अवेलेबल हैं हमारे पास।
कहीं भी जाना होता है तो हाल आजकल गाड़ियाँ अवेलेबल हैं बहुत ईज़िली, तो डिस्ट्रैक्ट होना बहुत आसान है। हाँ। और अगर मैं सच्चाई से बात करूँ तो खुद से ही सच खुद से खुद खुद के अंदर सच्चाई भरते हुए हम जानते हैं कि हम चाहें तो टाइम निकाल सकते हैं। भले चंद मिनट्स निकालें, चंद घंटे निकालें, लेकिन वो अपने अपने लिए निकालें, ज़रूरी नहीं है मतलब रीडिंग जो राइटर और जो इस फ़ील्ड में है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ एज़ अ बुक पढ़ने की, बट और भी जिस भी आप फ़ील्ड में आप जो करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड अपने आप को माँजते रहें। मतलब कहते हैं ना एक बड़ी अच्छी कहावत है कि रोटी को अगर फेरना बहुत ज़रूरी है, रोटी को फेरते नहीं रहेंगे तो वो जल जाएगी, वो वाली बात है। तो फेरते रहना शार्पन खुद को बहुत ज़रूरी है। शार्पन योर एज, बिल्कुल ठीक। हाँ। मेरे मन में तो था ही, श्रुति ने भी पूछा है आपसे सवाल, व्हिच इज़ योर मोस्ट फेवरेट बुक? हालाँकि सवाल जवाब कठिन होगा, मैं जानता हूँ इसका। यस, यस, बहुत कठिन सवाल है। अगर मैं इसको ऐसे ना कहूँ, अगर मैं बुक ना कह के अगर मैं राइटर का नाम लूँ, हाँ, चलेगा। तो हाँ, तो मैं 2 लोगों का नाम लेना चाहूँगा। एक जिनको मैंने बहुत पढ़ा है हाँ, पहले से, वो है हरिशंकर परसाई जी, वाह! जो उनका कटाक्ष कहने का जो तरीका तभी था। तभी व्यंग निकलता है संगम की बात जब होती है। हाँ, तो अरे, मैं उनको पढ़ा बहुत है। हाँ, और जो आजकल आजकल मैं जिनको बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, जिनकी हाँ, किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, हालाँकि हाँ, बहुत सारी किताबें ऐसी आती हैं। मैं हाँ, हिंदी बहुत पढ़ता हूँ, पहली बात, मैं हिंदी हाँ। ज़्यादा पढ़ता हूँ। मैं तो बोलता इंग्लिश भी हिंदी किताब हूँ, तभी पढ़ता भी पढ़ता हिंदी हूँ। और इंग्लिश में तभी पढ़ता हूँ जब बहुत रिकमेंड की हुई कोई बुक हो। हुँ, तो मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ बहुत ज़्यादा, मैं मानव कौल को बहुत पढ़ रहा हूँ। वाह! मानव कौल एक एक्टर भी हैं, हुँ, मानव कौल, जो आई नो। हाँ, बहुत अच्छे तो थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। मैं सही उनको है। बिल्कुल, तो अच्छा मैं अभी संगम, एक उनको बात बताओ मुझे, किसी भी राइटर के थॉट से हम पूरी तरह से इन्फ्लुएंस ना हो जाएँ, इसको रोकने के लिए क्या करते हो? या करते हो या हो जाते हो इन्फ्लुएंस? अ, हाँ, बिल्कुल, आप कहीं न कहीं देखिए इन्फ्लुएंस होना बेकार नहीं है आई गेस, हुँ, उतना बुरा नहीं है, जब तक आप उसको कॉपी ना करने लगें, ठीक है? इन्फ्लुएंस होना एक अच्छी बात है और डेफ़िनिटली उसको जैसे कि क्योंकि देखिए, देखा जाए तो एक प्रकार से देखा जाए तो 9 ही रस हैं, ओवरऑल देखा जाए, ठीक है? आदमी वही रस से ही कुछ ना कुछ निकालेगा, कुछ ना कुछ करता बहुत अलग नहीं, तो इन्फ्लुएंस होना कोई बुरी बात नहीं है। आपको लगता है जिसको जिसको कॉमेडी बहुत पसंद है, वो ज़ाहिर-सी बात है उसने जॉनी लीवर को अपने समय में बहुत वो किया होगा, वो कपिल शर्मा को बहुत देखता होगा। लेकिन जस्ट वो जो एक बहुत बारीक-सी एक लाइन होती है इन्फ्लुएंस होने और कॉपी करने में, हाँ, तो वो हमें बड़ा एक ध्यान रखना पड़ता है। आप कैसे करते हैं उसके लिए सबसे पहले तो आपको सच्चा होना बहुत ज़रूरी है खुद से, कि आप अपना ही अ उस चीज़ से उस सिर्फ़ इन्फ्लुएंस हो, उसको कॉपी ना करें, पहली बात है। दूसरी बात है एक एक बड़े अच्छे वो है, क्या कहते हैं, 2 शब्द मैं बहुत मतलब मैंने सुने हैं बहुत और मैं यूज़ करता हूँ बहुत। एक आपका होता है आपका टैलेंट और एक आपका स्टाइल, ठीक है? हाँ, 2 चीज़ें। टैलेंट इज़ समथिंग जो व्हिच कम्स टू यू ऑटोमैटिकली, जो आपको ऑटोमैटिकली जो आप आता है, वो आपका टैलेंट है, जो ऑटोमैटिकली आता है, जिसमें आपको मेहनत ना करना पड़े। और हुँ, दूसरा होता है स्टाइल आपका। ठीक है? आप उस टैलेंट को कैसे प्रेज़ेंट करते हैं, वो आपका स्टाइल है। तो आप राइट, अगर अपने स्टाइल को पहचानें और उसको बरकरार करके रखें, तो डेफ़िनेटली आप इन्फ्लुएंस थोड़े बहुत होंगे, लेकिन कॉपी तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि आपको बहुत अपनी खूब, स्टाइल पता है। बहुत खूब, बहुत अच्छी बात कही। वेल मैं मेरा जो पूछने का आशय है, मैं यहाँ पर वो और स्पष्ट करके पूछता हूँ कि कॉपी तो नहीं करना है किसी को भी, लेकिन व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट रीडिंग, तो कई बार किसी की थॉट प्रोसेस से हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसकी विचारधारा से, और अपने विज़डम का भी कई बार इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो मैं उस जगह पर या उस स्थान पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि वहाँ पर हम किसी की विचारधारा से इतने भी प्रभावित ना हों कि अपने विवेक का इस्तेमाल ना करें, विज़डम का इस्तेमाल ना करें। वहाँ आप उसके लिए कोई दायरा बनाते हो या नहीं, जो अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है? जी, बिल्कुल। ये तो मतलब
आई गेस नेचुरल। क्योंकि कृति की कहानी इसी से रिलेटेड है। यस, 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 बिल्कुल। यही बातें ऐसे में आपको देखिए, आउट ऑफ फोर्स की बात करूं तो आपके इस जगह आपके मेंटर्स बहुत काम, आपको आपके मेंटर्स तभी इस आई गेस इस चीज के लिए ही एक गुरु शब्द, मेंटर, टीचर, ये लोग आई गेस यहाँ है, ताकि ताकि वो आपको सही गाइडेंस देते रहे और वो देते रहे। तो आपके लाइफ में रहना चाहिए कोई ना कोई ऐसा मेंटर, या वो जो आपको बताता रहे कि आप सही हैं या गलत हैं। दूसरा है कि आपका इनर इनर एक कॉन्शियस कह लीजिए या विज़डम कह लीजिए, वो आपको उसको जागृत रखते रहना पड़ेगा। वो तभी होगा जब आप सच्चे होंगे हुँ, कि आप हाँ, कि ओके, और इट कम्स, अगर कुछ फ़ॉर्मूला इसमें नहीं लगा सकता आई गेस इट, वो तो ये तो एक नेचुरल ही एक प्रोसेस है। और जी, होंगे भी बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो कॉपी करके भी कई बार फेमस हुए हैं, लेकिन जो लॉन्ग लास्ट तक जो अपनी पहचान बना पाता है, वो उसकी, अगर आप अलग हो वही बना पाता है, जिसमें बात। ग्रेट। एज़ एन आर्टिस्ट आपको पोएट्री करना बहुत अच्छा लगता है, स्टोरी लिखना ज़्यादा अच्छा लगता है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक राइटर जब स्टोरी की बात करता है तो कहीं न कहीं, चाहे गीत लिखने की बात हो, सॉन्ग लिखने की बात हो या स्टोरी लिखने की बात हो, किसी भी फ़ॉर्म की बात हो, कहीं न कहीं वो अपनी मंज़िल बनाना चाहता है अ, बॉलीवुड में, फ़िल्मों में। तो कभी उसके लिए भी कुछ सोचा है? कुछ हैं ख्वाब? अ, आज ही पता है, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। हाँ, कई बार क्या होता है ना, कई बार हमारी चीज़ें हमारे ज़हन में होती हैं, बट हमको उसको बाहर निकालने के लिए शब्द या तरीका नहीं पता होता। तो राइट। आप बड़े अच्छे समय पे आपने सवाल किया। आज ही मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, हाँ, अ, अनुराग बासु का देख रहा था, हाँ, ठीक है? उसने उसने बड़ी एक अच्छी बात कही है कि आप बहुत बड़ा गोल अगर बनाएँगे, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए हाँ, और बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा। छोटे-छोटे गोल्स आप अगर बनाएँगे, तो वो बड़ा आसान हो जाएगा आपके बड़े गोल को पाने के लिए, हुँ, ठीक है? तो डेफ़िनिटली मेरे ऐसा एज़ सच म शायद मेरे मैं भी नहीं जानता, शायद मेरे दिमाग में है, मैं वो बॉलीवुड में कुछ लिखूँ या कुछ करूँ। लेकिन फ़िलहाल मेरे बहुत छोटे-छोटे गोल्स हैं। जैसा कि हाँ, पहला गोल जैसा आपने वो किया है कि मैं किताब लिखूँ, हाँ, ठीक है? तो मैं किताब लिखूँगा, हो सकता है, ये भी हो सकता है, ज़रूरी भी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन हो सकता है वो बुक अच्छी लोगों को पसंद आए, तो वो आगे जाके वो कुछ वो करे। हो सकता है मैं कुछ जो एडवर्टाइज़मेंट ही लिखता हूँ, उसे भी बहुत अच्छे से लिखूँ। राइट। उनके ज़रिए वो कहीं पे सुनाई दे और वो पहुँच जाए, जहाँ कहीं अच्छी जगह पहुँच जाए। तो मेरे ऐसे छोटे-छोटे गोल्स हैं। आई गेस मैं वो अचीव करते आई शायद अ, कहीं पे पहुँच जाऊँ, बट एज़ सच प्योर मैं ऐसा कॉन्शियसली ऐसा मेरे दिमाग में बहुत नहीं है कि मैं अ, क्योंकि क्योंकि इन दिनों राइटर्स जो हैं वो वेब सीरीज़ भी लिखना चाहते हैं, और मेरे ख़्याल से स्टेप बाय स्टेप, हाँ, देखिए, तरीका है। जब आप अनुराग बसु साहब की बात कर रहे थे तो मुझे याद आते हैं कि कलाम साहब कहते हैं वो, थिंक बिग, छोटा सोचो ही क्यों? यस, तो यस, ईच इंडिविजुअल हैज़ हिज़ ओन फिलॉसफी। अ, तो बात ये है कि लिखना चाहते हैं तो इन छोटे-छोटे स्टेप्स में मैं चाहूँगा, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, आपकी थॉट प्रोसेस अच्छी है, आपकी आर्ट अच्छी है, जब भी लिखते हो अच्छी आप एक अच्छा थॉट देते हो, तो डू थिंक बिग। भले ही छोटे-छोटे स्टेप्स में उस बड़े गोल तक पहुँचो, दोनों के एमलगमेशन के साथ में, दोनों के बिल्कुल। कॉम्बिनेशन के साथ में, मगर हाँ, वो बड़ी सोच ज़रूर रहे। और आपकी बुक जब भी आए, जल्दी, जो टाइमलाइन स्ट्रिक्टली आपने फ़ॉलो कर रखी है, उसके विदिन टाइमलाइन वो आ भी जाए और हम सब उसे पढ़ सकें, क्योंकि आई नो उसके उस पहली बुक बड़ा अच्छी चीज़ होती है। वो एक अपने राइटर का, एक क्रिएटिव व्यक्ति का वो खुद का ओरिजिनल थॉट सा होता प्योर होती है कि नहीं? बिल्कुल। तो इसी के साथ में मैं इस सभा का, इस महफ़िल का
को अंजाम तक पहुँचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जिन्होंने थैंक यू, पूरा साथ दिया है, मैं उनका भी तहे थैंक दिल यू, से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे लगता था बातचीत में कुछ न कुछ अच्छा निकल कर के आता है और कृति की कहानी को की प्रॉब्लम को या चैलेंज को सॉल्व करने के लिए कृति का हम उम्र ही मुझे एक व्यक्ति जो नज़र आया, वो आप थे। ओके, ओके, थैंक यू, तो थैंक यू सो थैंक मच। यू। बहुत सारी कृति और बहुत सारे कुणाल के विचारों को के क्वेश्चंस को आंसर देने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर बुक वंस अगेन थैंक यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी थैंक टाइम। यू, आप सभी को थैंक यू जो सुन रहे थे। थैंक यू। तो आज संगम से मुलाकात हुई, कॉपीराइटर कैसे सोचते हैं ये आपको पता चला। कोशिश तो की कि हर वो तरीका आप तक पहुंचाया जाए संगम से सवाल करके, और आने वाले दिनों में भी मैं कुछ रेडियो की पर्सनैलिटीज़ को लेकर के आपके बीच में आने वाला हूँ। बहरहाल ज़रूरी ये है कि हम सृजन में लगे रहें, हम क्रिएटिविटी में लगे रहें। आजकल जो दौर चल पड़ा है हेट कमेंट्स का और अकर्मण्यता को अपनाने का, इस दौर से हम हटें, क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट हजार नेगेटिव थॉट्स पर भारी पड़ता है, इतना शक्तिशाली होता है। तो अगर हम थोड़ी सी पॉजिटिविटी को, जो भी ऊपर वाले ने हमें दी है, आसपास से हम लेते हैं, या अपने पॉजिटिव थॉट्स को एक्सप्रेस करने लग जाएं एक थोड़े से छोटे से ऑर्गेनाइज्ड वे में। अगर आपको लिखना पसंद है तो ब्लॉग करें, अगर आपको कहना या बात कहना पसंद है, बोलना पसंद है, तो पॉडकास्ट करें। कई बार सवाल आते हैं रेडियो जॉकी कैसे बने। बीते दौर में ब्रॉडकास्ट से पॉडकास्ट का चलन बढ़ रहा है। एक रेडियो जॉकी बनने के लिए आपको एक रेडियो स्टेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना पड़ता है, लेकिन एक पॉडकास्टर बनने के लिए आपको सिर्फ एक स्टेप लेना होता है। उन सवालों का जवाब देने के लिए रेडियो जॉकी के सारे ट्रेड्स नहीं भी होंगे ना एक पॉडकास्टर बनने के लिए, तब भी आप एक अच्छे बेहतर प्रेजेंटर बन सकते हैं। और जब आप इतने सारे रेडियो पर्सनालिटीज को, इतने सारे पब्लिक स्पीकर्स को ऑब्जर्व करेंगे, क्रिएटिव लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन से ही बहुत कुछ आ जाता है। जरूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू ही जाया जाए। हाँ, थोड़ी सी किसी भी चीज़ की एक किसी भी चीज़ को करने का एक तरीका ज़रूर होता है, उस तरीके को हम अपनाएं, समझें और पहला स्टेप लें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में मैं अभी आपसे इजाज़त लेता हूँ। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत साथ दिया है और ये साथ हमेशा आपका बना रहे, ये भी मैं इल्तिजा करता हूँ, साथ देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।